Hello everyone, welcome to Filmbotics. Myself Aman Kumar, your drone technology instructor, and in this one session, I will teach you everything about drones from basic concept to advanced technology, exactly like an engineering classroom, but in a simple and practical manner. So, without wasting any more time, let's begin our journey into the fascinating world of drone technology. This is my intro. Myself Aman Kumar, your drone technology instructor. I have more than 3 years of teaching experience in ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड IoT इन एम्बेडेड सिस्टम्स। सो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस क्लास में आप सब क्या क्या सीखने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं ड्रोन, इवोल्यूशन कब से हुआ, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखने वाले हैं एरोडायनेमिक्स कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कैसे ड्रोन अपोज करता है, कैसे उसको टैकल करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उस पे एरोडायनेमिक वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेन पार्ट जो कि कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स पे हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में जाएंगे, डिटेल लेक्चर है ये सारे। तो फिर हम लोग जाएंगे उसके बाद कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट में हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में जाएंगे, हर एक टॉपिक पे अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी नंबर कोडिंग, उसके टाइप्स, कौन से टाइप आपको यूज करने चाहिए, कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हम अपने पार्ट पे। फिर उसके बाद हम लोग सेंसर्स वाले पार्ट पे जाएंगे। सेंसर्स क्या होते हैं, हम लोग अगर बेसिक ड्रोन बना लिए फिर उसके बाद हमको कोई और चीज़ बिल्ड करनी रहे तो हम उसके बाद सेंसर के लिए पढ़ना जरूर, कि हम लोग कोई एक बेसिक ड्रोन बना लिया कंपोनेंट्स को जोड़कर, फिर उसके बाद हमको कोई स्पेशलाइजेशन के लिए किसी ड्रोन बनानी है किसी के लिए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन पे जाएंगे। कम्युनिकेशन कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, किस किस टाइप से लिंक होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल, जैसे भी मैंने बताया कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल चाहिए तो प्रोटोकॉल सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ड्रोन सॉफ्टवेयर, कि आप एक रियल ड्रोन को कैसे फ्लाइट कंट्रोलर में कोडिंग करते हैं, कैसे उसको फेच करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इस ड्रोन लेक्चर और इस वन शॉट के बाद आपको कोई भी नीड नहीं होगी किसी और लेक्चर पे जाने की। अबाउट हाफ मतलब 1.5 आवर या तो 2 आवर्स की ये वीडियो होने वाली है, इसमें आप पूरी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का, ड्रोन क्या होता है। क्योंकि ड्रोन, हम लोग नेम तो ड्रोन सुनते हैं कि ड्रोन होता है कोई चीज़, उसमें 4 विंग्स होते हैं, वो फ्लाई करता है। अब उसका एक्चुअल टेक्निकल जो डिफिनेशन होता है वो एक बार आप मैं पढ़ा के आपको सुना देता हूँ। और ड्रोन इज फॉर्मली कॉल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब आप लोगों ने यूएवी सुना होगा, ड्रोन एंड यूएवी टेक्नोलॉजी, आप ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे। इसमें क्या होता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल आपका मतलब होता है कि बिना किसी पायलट के, बिना किसी ह्यूमन पायलट के वो ड्रोन, मतलब वो जो एरियल व्हीकल, वो जो एरियल व्हीकल है वो ऑपरेट कर रहा है, चाहे रिमोटली या तो कुछ ग्राउंड स्टेशन से वो ऑपरेट हो रहा है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। बस यही डिफिनेशन है। आप क्या है, पूरी डिफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए खुद से, आप उसको समझ लीजिए। मैंने जितना कहा है कि ड्रोन एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, जो एरियल व्हीकल, जो भी हवा में उड़ने वाली व्हीकल्स बिना किसी ह्यूमन पायलट के ऑपरेट हो रही हूँ, कहाँ से, या तो रिमोट से या तो किसी ग्राउंड स्टेशन से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रोन। इसके फंक्शन मतलब इसके क्या क्या फंक्शन, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये ड्रोन है। एक तो रिमोट और ऑटोनोमस होते हैं ये, मतलब रिमोट एरिया से आप पायलट कोई भी इसको ऑपरेट करता है, और इससे फुल्ली कंट्रोल रहता है कि जीपीएस हो गए या तो सेंसर्स की रीडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आती जाती है। मतलब डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है जीपीएस और जो भी सेंसर्स हैं। स्मार्ट ऑनबोर्ड सिस्टम, इसमें हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर जैसे ब्रेन की भी यूज करते हैं। अभी हम लोग पूरे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाइट कंट्रोलर जैसे ब्रेन की भी यूज करते हैं, सेंसर्स इसमें यूज करते हैं, तो कुछ बहुत ही स्मार्ट ये टेक्नोलॉजी हो जाती है। इतने छोटे से डिवाइस में हम लोग काफ़ी कुछ मेजर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ ट्रैक कर सकते हैं। यूज अक्रॉस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर्स हो गए, डिफेंस एरिया हो गई, लॉजिस्टिक में इसका यूज करते हैं, मैपिंग में यूज करते हैं, 3D मैपिंग में, और फिल्म मेकर में तो काफ़ी पहले से इसका यूज होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि
ड्रोन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा से इसके पास्ट पे जाते हैं, मतलब इसके हिस्ट्री पे जाते हैं। अब हिस्ट्री में कैसे ड्रोन इवॉल्व हुआ, कब इसका पहली बार मतलब माइंड में आइडिया आया कि इसको ड्रोन बनाया जाए। तो सबसे पहले जो ड्रोन आया है वो 1849 में आया था। मतलब ड्रोन का आइडिया आया, एग्जैक्टली ड्रोन नहीं आया था। ये क्या हुआ कि एक अनमैन्ड बैलून था, जो कि बिना ह्यूमन पायलट के वो एक बैलून बनाए थे। जिससे क्या हुआ कि फर्स्ट बार जब इसको यूज किया गया वॉरफेयर में, तो सबको लगा कि हाँ, कुछ नई टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद उसी को थोड़ा सा और इवॉल्व किया। फिर 1917 में आया कैटरिंग बग। कैटरिंग बग क्या होता है कि ये पहला पायलट, मतलब पहला पायलट लेस एयरक्राफ्ट था, जो कि एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट था और उसमें कोई पायलट की नीड नहीं थी। फिर उसके बाद आया ड्रोन, जिसको अब हम लोग नाम नाम लिए ड्रोन, जो कि ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराया गया। सेम कैटरिंग बग का ही अपडेटेड वर्जन था, 1935 में ये इवॉल्व हुआ। अब 1960s के टाइम पे मिलिट्री इसका यूज ज़्यादा करते थे, ड्रोन्स का, क्योंकि उसमें मतलब ह्यूमन लाइफ रिस्क बहुत कम हो जाती है। मिलिट्री रिकॉन क्या होते हैं, मिलिट्री रिकॉन यूएवीज में इसका यूज होता था, ये नेम है उसका। सर्वाइलेंस मिशन में इसका यूज होता था। फिर जब और टाइम बढ़े 1995 में, तो MQ-1 प्रीडेटर, मॉडर्न मिलिट्री एरा बिगिंस। अब MQ-1 प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर मतलब कोई अटैक करने वाले। तो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि ये एक अटैक करने के लिए ड्रोन बनाया गया था उस समय। फिर 2010 में, जब हमारे वॉर्स ख़त्म हो गए हैं, जब सारे मिलिट्री वाले मिलिट्री में डिफेंस की तरह इसको यूज करने लगे हैं, तो हम लोग इसको कमर्शियल ड्रोन की तरह यूज करते हैं, जो कि मार्केट में किसी भी डिलीवरी के लिए, या तो एग्रीकल्चर में, या जहाँ जहाँ भी आपका ये ड्रोन का यूजेस होते हैं, जो कि मैन मेड को, मतलब ह्यूमंस के वर्किंग को ईजी बना देते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। अब 2020 प्लस, यानी कि अभी का जो एरा चल रहा है वो एआई पावर्ड एटोनॉमी का चल रहा है। इसमें हम लोग मशीन लर्निंग और एआई इसमें इम्बिल्ड करते हैं ड्रोन को, कि वो अपने खुद से बिना किसी इंस्ट्रक्शन के वो इफ़िशियंसी उसकी हाई करके अपना मेजरमेंट करता रहे और हमको डाटा प्रोवाइड करता रहे। चाहे वो टेम्परेचर हो गया, या तो एनवायरमेंटल कंडीशंस को अपने आप मेजर करके, मतलब कि रिजल्ट हमको प्रोवाइड। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इवोल्यूशन कहाँ से, कोई एक बैलून से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद उसको नीड के अकॉर्डिंग वॉर में इसका यूज किया गया, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को बचाना था। फिर उसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गई, तब हमको नीड हुई कि अब इसको कमर्शियल उतारा जाए। तो कमर्शियल में इसका क्या यूज आया, एग्रीकल्चर में 3D मैपिंग, रोड मैपिंग, ये सारी जगह पे इसका यूज। आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ड्रोन हम लोग कितने टाइप के यूज करते हैं। पहले हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे उसके नंबर ऑफ रोटर के बेसिस पे, फिर हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे उसके डिजाइन के बेसिस पे। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ रोटर के बेसिस पे हम लोग कर देते हैं क्लासीफाई। तो ये ट्राइकॉप्टर, क्वाड्राकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, ये नेम आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉप्टर पहले आप अलग करिए, कॉप्टर आपका जो भी है और उसके आगे जो रहेगा उस वो डिफाइन करेगा आपके नंबर ऑफ रोटर को। जैसे ट्राई है तो 3 रोटर इसमें वो इम्बिल्ड होते हैं, 4 है तो 4 रोटर इसमें, हेक्सा है तो 6 रोटर, और ऑक्टा है तो 8 रोटर इसमें रहते हैं। 8 रोटर, 8 प्रोपेलर इसमें यूज होते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसको सब लोग क्यों इतने टाइप के यूज कर रहे हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली सब अलग अलग पर्पस के लिए बने हैं। अब कहीं पे उसकी पे लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम लोग ऑक्टाकॉप्टर यूज कर लेते हैं। पर हमको अगर कहीं पे हमको शॉर्ट टाइम के लिए बस किसी नेविगेट करना है, जैसे कि ड्रोन मैकिंग करना है, मतलब वीडियो शूटिंग करना है, फोटोग्राफी करना है, तो हम लोग क्वाड्राकॉप्टर यूज कर लेते हैं। ट्राईकॉप्टर हम लोग मतलब स्टेबल लेस होता है, ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग करने में इसको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ कम करते हैं। मैक्सिमम हम लोग क्वाड्राकॉप्टर का यूज़ करते हैं, फिर ऑक्टाकॉप्टर का इंडस्ट्री लेवल पे, फिर हेक्साकॉप्टर का। अब हम लोग उसके ड्रोन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आते हैं। ड्रोन के डिज़ाइन के बेस पे हम लोग के पास तीन टाइप के ड्रोन है। पहला आपका क्वाड्राकॉप्टर, मतलब मल्टी रोटर। अब ये क्वाड्राकॉप्टर नहीं है, अब ये मल्टी रोटर है। मैंने जितना अभी बताया पीछे में, दो या दो से ज़्यादा रोटर जिसमें है, मतलब इनबिल्ड, उसको हम लोग मल्टी रोटर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आता है फिक्स्ड विंग ड्रोन। फिर उसके बाद हाइब्रिड वटॉल ड्रोन।
सबसे पहले हम लोग क्वाड्राकॉप्टर देखते हैं। क्वाड्राकॉप्टर के बारे में भी मैंने पीछे डिस्कस भी कर लिया है, क्वाड्राकॉप्टर, ट्राइकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर। तो उसमें तो क्लियर होगा आपको सबको। अब हम लोग आते हैं फिक्स्ड विंग। इसमें क्या होता है कि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, एज ए एरोप्लेन शेप का ही ये होता है। और इसके आगे एक प्रोपेलर लगा होता है, एक मोटर लगा होता है, जैसे आपके प्राइवेट जेट होते थे पहले, उस टाइप के। बट इसको क्या करना है कि डायरेक्ट ये मतलब हवा में लिफ्ट नहीं कर सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। इसको रनवे चाहिए, जहाँ पे ये थोड़ी देर तक रनवे पे रन करके तो फिर फ्लाई मोड पे चला जाए। फिर उसके बाद इसकी लॉन्ग फ्लाइट ड्यूरेशन होती है। और क्या होता है, इसकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है। तो ये सब ड्रोन की क्लासिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में किस किस टाइप के ड्रोन अभी यूज हो रहे हैं। फिर आता है हाइब्रिड वोटॉल। हाइब्रिड वोटॉल में मतलब ड्रोन मतलब क्वाड्राकॉप्टर और फिक्स्ड विंग दोनों को मिक्सचर करके हाइब्रिड वोटॉल किया है। ये क्या करता है कि एक साथ ये इसको रनवे की भी नीड नहीं होती है, और ये रोवर कर लेता है ऊपर अच्छे से। फिर उसके बाद ये टेक ऑफ लैंडिंग फिक्स्ड विंग की तरह इसकी स्पीड भी हाई रहती है। सारी चीज़ें इसमें इम्बिल्ड है, जो कि इन दोनों के एप्लीकेशन या तो एडवांटेज थे। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। क्यों क्यों एप्लीकेशन पढ़ते हैं? क्योंकि हमको जो चीज़ पढ़नी है, जो स्किल सीखनी है, उसको हमको कहाँ अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, कहाँ कहाँ हम लोग उस पे अपने मतलब कि प्रैक्टिकल उस पे बिल्ड कर सकते हैं, क्या हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ड्रोन बहुत ब्रॉड एरिया में यूज होता है, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, डिफेंस में कब से बहुत पहले से यूज होते हैं, सर्वे एंड मैपिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, फिल्म एंड मीडिया, सर्वाइलेंस, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। कैसे यूज होती है? एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है, स्प्रेइंग के लिए यूज होती है, पेस्टिसाइड। और किसके लिए? कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग ले लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन में साइट की मॉनिटरिंग करने के लिए यूज होती है। उसको साइट को इंस्पेक्ट करता है कि कैसे यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग या तो कोई भी रोड बनेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में कहते हैं किसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये यूज होता है। फिल्म एंड मीडिया में आप सबको पता ही है, आपके घर के शादी में या तो कहीं पे अगल बगल में ये यूज होता रहता है बहुत ज़्यादा। लॉजिस्टिक में ये वेयर हाउसेस से जो भी डिलीवरी का सामान है, वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक मतलब डिलीवर करने का काम करता है। डिफेंस में आपको पता ही है, पेट्रोलिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग करता है ये, ट्रैकिंग करता है, टारगेट ट्रैकिंग। फिर सर्वाइलेंस में बॉर्डर मॉनिटरिंग करता है, क्राउड मैनेजमेंट भी करता है ये। तो बहुत सारे यूज है। आपको अपने अकॉर्डिंग एक ड्रोन अगर बनाना है, इन सब के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर, मान लीजिए एग्रीकल्चर के अंदर आपको एक ड्रोन बिल्ड करना है, तो आपके पास वो सारी नॉलेज होनी चाहिए कि ड्रोन में क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं और उसको हम लोग कैसे और अलग कर सकते हैं, कैसे कंपोनेंट हम लोग ऐड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस लेक्चर में सीख जाएंगे। तो हम लोग का जो पहला पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन, इसमें इवोल्यूशन, हिस्ट्री, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया। तो अब हम लोग का आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में हम लोग एरोडायनेमिक पढ़ने वाले। तो एरोडायनेमिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले कि ड्रोन में फ़्लाइट क्या होता है, ड्रोन में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, ड्रोन में कौन कौन सी मतलब फोर्सेस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और हम लोग रिमोट से कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको थ्रोटल प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें एरोडायनेमिक में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लाइट। फ्लाइट का क्या मतलब होता है कि मूविंग थ्रू द एयर वाइल स्टेइंग बैलेंस्ड। तो मूविंग मतलब कि एक फ्लाइट का सिंपल सा डिफिनेशन है, हम लोग एयर में बैलेंस बना के उसमें हम लोग मूव कर रहे हैं, उसमें हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लाइट। ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे बर्ड, बर्ड फ्लाई करती है, तो वो फ्लाइट करती है, बैलेंस बनाती है, फिर वो हवा में मतलब हवा में वो उड़ती है। जैसे एयरप्लेन, एयरप्लेन भी क्या करता है, फिक्स्ड विंग क्या है, जनरेट करते हैं लिफ्ट। कैसे जनरेट करते हैं भी हम लोग देखेंगे, कौन कौन से फोर्स से सकते हैं, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सारी चीज़ें वही है कि वो क्या करती हैं फ्लाइट में, जब वो एयर में स्टेबल रहती हैं, उसको हम लोग टोटली कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस्ड स्टेज में रहती हैं तो हम लोग इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग फ्लाइट कहते हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट रहती है हम लोग का, वो है ग्रेविटी से ओवरकम करने का। आई होप कि आपको ग्रेविटी क्लियर होगा। ग्रेविटी मतलब कि जो भी फोर्स हम लोग के अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। अब हमको ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, तब जाके हम ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लाई कर सकते हैं। हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फोर फोर्सेस हम लोग बहुत ही मेजर इसमें जो कंट्रीब्यूट करती हैं। पहला है ग्रेविटी,
जो कि बहुत ही मेन है, इसके बिना ड्रोन मतलब कि फ्लाई नहीं कर सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा है हम लोग का लिफ्ट। लिफ्ट क्या करता है कि ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स हम लोग लगाते हैं, तब जाके लिफ्ट मतलब कि ड्रोन जो है वो लिफ्ट करता है। फिर हम लोग का थ्रस्ट लगता है, फिर ड्रैग लगता है। ड्रैग मतलब कि फोर्स, जो कि एयर के जरिए फोर्स हम लोग को लगते हैं। जब हम लोग एयर में किसी भी चीज़, किसी भी ड्रोन को या तो किसी भी एरियल व्हीकल को फ्लाई कराते हैं, तो जो सामने से रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस लगता है, उसको हम लोग ड्रैग कहते हैं। थ्रस्ट हमको कितना फोर्स चाहिए उस मतलब कि उसको कंट्रोल करने के लिए, ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक एक करके सारी चारों फोर्सेस पढ़ते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी आपके जो ड्रोन है या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट या तो ड्रोन कैसे फ्लाई करा सकते हैं। तो इसीलिए ग्रेविटी जो है वो मेन फोर्स का काम करता है। ये हमको ये बताता है कि हमको ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। यहाँ पे इसका कुछ डिफिनेशंस लिखा है, आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है ये ग्रेविटी का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मतलब ग्रेविटी अर्थ के तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब लिफ्ट क्या है? लिफ्ट आपके जो अपवर्ड फोर्स है, ग्रेविटी क्या था? डाउनवर्ड फोर्स था, डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था अर्थ की तरफ। अब लिफ्ट है उसी के अपोजिट अपवर्ड फोर्स है एक, जो कैसे जनरेट होता है? जब मोटर प्रोपेलर को रोटेट करता है, चारों विंग्स, चारों प्रोपेलर जब रोटेट होते हैं क्वाड्राकॉप्टर में, तब एक फोर्स जनरेट होता है। एयर जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है, तो एक लिफ्ट जनरेट होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है जो कि ड्रोन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। इसकी पूरी वर्किंग मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब अलग अलग हम लोग वो पढ़ने लगेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये देखिए कि आपके जो जन मतलब कि ग्रेविटी था, ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको अट्रैक्ट कर रहा था, किसको? ड्रोन को या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को। और लिफ्ट क्या है? ये एक अपवर्ड फोर्स है। जब ये कैसे जनरेट होता है? जब विंग मतलब जब मोटर के जरिए प्रोपेलर रोटेट करता है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मतलब एयर को पुश करता है। एयर को जब पुश करेगा तो वो ऊपर की तरफ वो लिफ्ट करता है अपर डायरेक्शन में। अब थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब इसको हम लोग फॉरवर्ड फोर्स कहते हैं। जब ड्रोन को हम लोग ने लिफ्ट कर लिया, ड्रोन को ग्रेविटी से भी हम लोग ने बचा लिया कि ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स लगा के हम लोग ड्रोन को एयर में लिफ्ट करिए। अब उसको हमको मूव कराना है। मूव कराने के लिए हमको चाहिए थ्रस्ट, मतलब कि एक फॉरवर्ड फोर्स चाहिए कि हमको अगर आगे मूव कराना है उसको, तो हमको पीछे की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब एयर में ही हमको पीछे की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, तब वो आगे की तरफ भागेगा, आगे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? इसकी जो कंट्रोलिंग है, कैसे दो मोटर्स, दो रोटर्स को हम लोग ऑन ऑफ करते हैं या तो स्लो डाउन अप डाउन करते हैं, वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया तीनों फोर्सेस, जो कि थ्रस्ट, लिफ्ट और ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब थ्रस्ट हम लोग क्या करते हैं, ड्रोन को हम टिल्ट करते हैं ताकि जो डायरेक्शन है रोटर के, जो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव फोर्स दे रहा था, जनरेट कर रहा था एयर का, वो अब पीछे की तरफ मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा, जिससे वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब हम लोग का आ जाता है ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। एयर रेजिस्टेंस होता है ये, जो क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है आपके ड्रोन को। कैसे स्लो डाउन कर देता है? मान लीजिए एयर, जैसे आप कोई भी चीज़ अगर वाटर में चलाते हैं और एयर में चलाते हैं, कंपेरिजन, वाटर में आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, एयर में कम होती है, पर एयर में भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप वैक्यूम में चले गए। तो वाटर में आपके जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, इसलिए स्लिप शिप जो है वो धीरे धीरे चलती है। और ऊपर जो एयरप्लेन है वो फास्ट चलती है, क्योंकि वाटर के कंपेरिजन उसमें रेजिस्टेंस कम है, पर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप बाइसिकल चला रहे हैं, या अगर सामने अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रहा है, तो आपको बहुत दिक्कत होती है बाइसिकल चलाने में, क्योंकि एयर रेजिस्टेंट लगता है, ड्रैग लगता है। आई होप कि आपको चारों फोर्सेस क्लियर हुए होंगे। ये एक बस रिवीजन पर्पस के लिए लेक्चर बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 9 लेक्चर कवर कर लिया है, मतलब लाइव सेशन में, फ्री समर कैंप में। अब हम लोग इन चारों जो फोर्सेस हैं उन सबको मतलब कंबाइन करके एक साथ पढ़ते हैं कि कौन से फोर्स को किस फोर्स से हम लोग अपोज करते हैं। जैसे कि अगर लिफ्ट और ग्रेविटी दोनों इक्वल है, जब लिफ्ट और ग्रेविटी इक्वल है, तो ड्रोन जो है वो रोअर करेगा, एक ही प्लेस पे वो टिका रहेगा, मतलब एक ही प्लेस पे वो स्टेबल रहेगा, स्टे करेगा। वो ना आगे जाएगा ना अनबैलेंस होगा, कुछ नहीं होगा। अगर लिफ्ट ज़्यादा है ग्रेविटी से, तो ड्रोन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
अगर लिफ्ट कम है ग्रेविटी से तो ड्रोन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। थ्रस्ट अगर ड्रैग से ज़्यादा है तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं हाउ डज अ ड्रोन फ्लाई। ड्रोन फ्लाई कैसे करती है, मतलब किस किस टॉपिक आपको अगर उसको ऑपरेट करना है, आपको अगर किसी ड्रोन को ऑपरेट करना है तो आप कौन कौन से टर्म याद रखेंगे, जैसे कि टेक ऑफ, लैंडिंग, रोल, पिच, यॉ। टेक ऑफ मतलब जब आपकी जो लिफ्ट है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए तब वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक, उसको हम लोग टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ मतलब कि जब ड्रोन फ्लाई करना स्टार्ट करती है तो वो टेक ऑफ हो जाती है, उसको हम लोग टेक ऑफ करते हैं। लैंडिंग मतलब कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है लिफ्ट से तब हम लोग लैंडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लिफ्ट है वो डिक्रीज करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स से ड्रोन को नीचे खींचते रहती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब वो करती है, अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए वो लैंड कर जाता है, मतलब कि वो अपने स्टार्टिंग प्लेस पर ग्राउंड पर आ जाता है, तो उसको हम लोग लैंडिंग करते हैं। रोल, पिच और यॉ, ये तीनों थोड़े से कंसेप्चुअल टॉपिक है। जैसे रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको लेफ्ट जाना है या तो राइट जाना है, ड्रोन अब ड्रोन फ्लाई कर रही है, अब हमको ड्रोन को लेफ्ट में मूव करना है और राइट में मूव करना है। अगर लेफ्ट में मूव करना है तो हमको लेफ्ट साइड ड्रोन को टिल्ट करना पड़ेगा, मतलब कि लेफ्ट साइड दोनों जो मोटर लगे हैं, दो प्रोपेलर लगे हैं, उसके स्पीड को धीमा कर देंगे तो हम हमारी ड्रोन जो है लेफ्ट साइड मूव करने लगे। राइट साइड अगर मूव कराना है तो हमको राइट साइड वाली दो मोटर को मतलब कि स्लो डाउन करना पड़ेगा, तो इसलिए राइट साइड मूव कर लिएगा। अब आता है हम लोग को पिच। पिच मतलब कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हमको ड्रोन को आगे लेके जाना है या तो पीछे लेके आना है। आगे कैसे लेके जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रंट के जो दो मोटर है उसको हमको स्लो डाउन करना होगा, तब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अगर हमको बैकवर्ड लेके आना है तो रेयर के मतलब जो पीछे के दो मोटर्स हैं उसको हमको स्लो डाउन करना पड़ेगा, तो वो पीछे की तरफ आ जाती है। फिर हम लोग का आता है यॉ। यॉ मतलब रोटेशन, उसी पोजीशन पे मान लो आपका जो ड्रोन है वो एक पोजीशन पे स्टे है हवा में, एयर में। अब हमको रोटेट करना है उसको, हमको दूसरे डायरेक्शन में जाना है, तो रोटेट कैसे होगा उसको हम लोग यॉ बोलते हैं, यॉ कंडीशन, फ्लाइट मूवमेंट। ये सारे पांचों फ्लाइट मूवमेंट है, आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इसमें आपको दो कंडीशन आते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब होता है? जब ड्रोन के हम लोग 1 और 3 मोटर्स को, मान लीजिए क्वाड्राकॉप्टर हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं, तो 1 और 3 मोटर्स हैं उसको हम लोग स्लो डाउन कर ले तो ड्रोन जो है वो मतलब कि रोटेट करने लगेगा। इसका हम अभी इसके बाद जो एग्जांपल है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगा। आपको पांचों क्लियर हो गए होंगे आई होप। आपके जो छोटे मोटे डिफिनेशन लिखे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, खुद आपके लैंग्वेज में लिखे गए हैं, एकदम इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएंगे। अब देखिए काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या मतलब होता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब कि आपके जो वॉच है, वॉच की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, उसके डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। अभी कैसे रोटेट करता है ये देखते हैं। देखिए मोटर 1 और 3 हम लोग ऑन करते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ड्रोन है वो मूव करता है। पर्पज क्या होता है कि हाफ ट्रॉ कैंसिलेशन, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स में यूज होती हैं। ये सब आप जब कंसेप्ट आप बहुत ही ड्रोन यूज करने लगेंगे तब जाके आपको समझ में आ जाएंगे। आपको बस इतना जानना है कि अगर हमको मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमको 1 और 3 मोटर यूज करना पड़ेगा। जस्ट उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज अगर हमको रोटेट कराना है तो 2 और 4 मोटर ऑन करना पड़ेगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। तो इससे आपको पता चल रहा होगा जब हम लोग 1 और 3 यूज कर रहे हैं तो हम लोग का क्लॉकवाइज यूज हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। और जब हम लोग 2 और 4 को ऑन करते हैं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करता है हमारा ड्रोन। तो ये सारी जो फ्लाइट मूवमेंट्स हैं, एरोडायनेमिक फोर्सेस हैं, जो भी आपके ड्रैग लग रहे हैं, रेजिस्टेंस लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, लिफ्ट, थ्रस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ फिजिक्स। फिजिक्स इसमें यूज होती है, इतनी ही फिजिक्स इसमें रहती है। अब हम लोग जब, तो आई होप कि आपको दो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एक तो इंट्रोडक्शन क्या होता है ड्रोन, उसकी बेसिक एप्लीकेशन सारी चीज़ें, और आपको ये पार्ट पता चल गया होगा जो कि आपके एरोडायनेमिक है। अब हम लोग आगे चलेंगे कंपोनेंट्स पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने बेसिक बेसिक सब कुछ क्लियर कर लिया है थ्योरी में, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन या मेन पार्ट्स ऑफ ड्रोन। मतलब कि अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में नहीं नॉलेज है, इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डीप नॉलेज नहीं है, तो आप एक अच्छी ड्रोन नहीं बना सकते, आप उसको बेसिक ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन
ये सारे 9 कंपोनेंट्स हैं। ये सारे 9 कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, मार्केट में क्या अवेलेबल हैं ये भी पढ़ेंगे। मार्केट में से आपको कैसे परचेस करना है, इसकी नंबर कोडिंग क्या होती है, नंबर कोडिंग के मतलब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग का ड्रोन फ्रेम। ड्रोन फ्रेम क्या होता है? ये एक स्केलेटन होता है ड्रोन का, जो कि सारे कंपोनेंट्स को सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, या तो उनके लिए स्पेसिंग प्रोवाइड करता है कि वो कहाँ एडजस्ट हो सके ड्रोन में। फ्रेम से आपको मतलब आइडिया लग ही गया होगा कि फ्रेम क्या होता है। वो प्लास्टिक का या तो एल्युमिनियम शील्ड का या तो कार्बन फाइबर का ये बना होता है। इसके फंक्शन सारे सेम ही हैं। सारे मोटर्स को होल्ड करना, इलेक्ट्रॉनिक्स को होल्ड करना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वाइब्रेशंस को कम करना, स्टेबिलिटी एक प्रोवाइड करना, और जो स्ट्रेंथ है वो सब मतलब जो पेलोड कैपेसिटी है वो सारे ड्रोन्स के जो सारे मोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। इसको हम लोग कार्बन फाइबर से, एल्युमिनियम से, प्लास्टिक से, फाइबर ग्लास से, ये सारी चीज़ें यूज करके बनाते हैं अलग अलग स्ट्रेंथ मतलब अलग अलग स्पेशलिटी के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके टाइप। टाइप में हम लोग को एक्स फ्रेम भी मार्केट में अवेलेबल है, एच फ्रेम से भी हम लोग बनाते हैं। डेड कैट, ये एक नया टाइप का, मतलब नया टाइप का नहीं, बहुत ही पुराने कंसेप्ट के ऊपर है ये। हेक्साकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर, आपको सब पता ही होगा कि एक्स जो हम लोग क्वाड्रोकॉप्टर यूज करते हैं उसको एक्स शेप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके अगर हम लोग सेंटर में वेट रखते हैं तो चारों मोटर्स पे इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट होती है। इससे क्या होता है कि किसी भी एक मोटर या तो किसी एक प्रोपेलर रोटर के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं जाती, जो क्या करता है ड्रोन को स्टेबल रखता है। मोस्ट कॉमन होता है ये। आपको एच फ्रेम आपको ज़्यादा जगह पे नहीं दिखते होंगे, कैमरा, ये कैमरा सूटेबल के लिए यूज किया जाता है। डेड कैट मतलब कि एक कॉमोफ्लाइज करने के लिए किया है, तो किसी भी डेड कैट के ऊपर ड्रोन के मोटर्स विंग्स लगा के वो यूज किया जाता है, आपके इमेज में दिख रहे होंगे। हेक्साकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर ने हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया है कि उसमें 6 विंग्स होते हैं, इसमें 8 होते हैं। किस लिए यूज किया जाता है ऑक्टोकॉप्टर? जैसे कि हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। ऑक्टा ऐसे हेक्साकॉप्टर आपके बहुत ज़्यादा वो होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब हम लोग फ्रेम के ऊपर मोटर बिल्ड करते हैं, तो मोटर के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि किस किस टाइप के हम लोग मोटर यूज करते हैं। मोटर क्या होता है? सबसे पहला डिफिनेशन ये आता है, क्वेश्चन आता है, अ मोटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल इनटू रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, जो कि प्रोपेलर को रोटेट कर रहा है। मतलब कोई भी एक ऐसा डिवाइस है मोटर जो कि क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो रोटेशनल एनर्जी क्या करता है? प्रोपेलर को रोटेट करता है। इतना डिफिनेशन इनफ है। आपको नीचे यहाँ पे कुछ मोटर्स दिख रहे होंगे, BLDC मोटर्स है आपके दिख रहे होंगे। यहाँ पे अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं। अब इसकी जो नंबर कोडिंग है अभी तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग मोटर्स के भी पार्ट देखते हैं। ड्रोन मोटर के क्या क्या पार्ट होते हैं। जो ड्रोन मोटर का अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ड्रोन मोटर क्यों यूज कर रहे हैं, उसके क्या क्या पार्ट है, तो वो आपको पता होने चाहिए। ड्रोन मोटर में एक होता है रोटिंग पार्ट, जिसको हम लोग रोटर कहते हैं, आउटर बेल जिसको हम लोग कहते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको सबको दिखाऊंगा, पहले आप थोड़ा सी डिफिनेशन थ्योरी पढ़ ले। स्ट्रक्चर स्टेटर जो कि फिक्स्ड पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है ये, जिसमें कॉपर की बाइंडिंग की जाती है। मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट यूज होता है किसमें? रोटर के साइड पर, मतलब कि आउटर बेल पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग मतलब कि उसको स्मूथ करने के लिए जो रोटेशन है उसमें फ्रिक्शन ना जनरेट हो, कम जनरेट हो, इसलिए हम लोग उसको बेयरिंग यूज करते हैं। शाफ्ट क्या होता है? जिसपे हम लोग प्रोपेलर अटैच करते हैं, जो कि रोटेट करता है, इसमें हम लोग बेयरिंग भी अटैच करते हैं। अब ड्रोन जो है वो स्पिन करता है अबाउट 5,000 से लेकर 20,000 RPM, मतलब इतने रोटेशन एक मिनट में कंप्लीट करता है। 20,000 RPM एक मिनट में कंप्लीट करता है। तो आपको इसकी स्पीड का अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितने फास्ट ये रोटेट कर रहा हो। तो यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रहे होंगे पार्ट ऑफ ड्रोन मोटर में। आपको दो इमेजेस, एक इमेज में आपको टोटल जितने भी पार्ट होते हैं वो आपको सेपरेट करके दिख रहा होगा, और एक इमेज में आपको नेमिंग क्लेचर किया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो नेम किया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इसमें जो ये पार्ट है, ये जो आपको सेपरेट हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रोटर बेल, मतलब मोटर बेल हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है? आउटर बेल होता है, जिसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट यहाँ यूज किए हैं। क्यों यूज किया अभी मैं बताऊंगा। अभी पहले सबको एक बार आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर ये आपका होता है स्टेटर, ये पूरा आपका स्टेटर पार्ट होता है, और ये आपकी वाइंडिंग होती है। और ये जो पार्ट है आपके यहाँ पे बेयरिंग, इसको कहते हैं हम लोग बेयरिंग। और ये जो कॉपर की वाइंडिंग हुई है, इस पे कॉपर की वाइंडिंग अल्टरनेट होती जाती है। तो ये दो पार्ट हो गए आपके। यहाँ पे भी आपको सेम ही दिख रहा होगा, यहाँ पे बेयरिंग लगी हुई है इस पार्ट पे, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये आपकी फिर से बेयरिंग लगी है, ये आपका शाफ्ट है,
जिस पे प्रोपेलर अटैच होता है। यहाँ आपके मोटर के ड्रोन पे अटैच करने के लिए नट बोल्ट के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है। ये आपकी वाइंडिंग हो गई। ये आपके फिर से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ये उसका स्लॉट बनाने के लिए यूज होता है। तो आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। तो इसकी वर्किंग एक बार देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। सबसे पहले 3 वायर्स है। 3 वायर्स आती है इनपुट। कहाँ से आती है ये सब आपको पता चलेगा। पहले 3 वायर्स आपके इनपुट आ रही है और 3 वायर जाती है मोटर के वाइंडिंग पे। यहाँ पे वाइंडिंग पे जब जाएगी तो यहाँ पे करंट ऐसे ऐसे फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो गई तो वो परमानेंट मैग्नेट से कट करेगा। वो कट करते हुए जाएगा ऐसे ऐसे। जब वो कट करेगा तब क्या करेगा, ये दोनों अपोज करेंगे। आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट पता होगा कि साउथ पोल कैसे नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। जब परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स कट करेगा तो वो रोटेशन मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है तो उस डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगेगा। अब रोटेट कर रहा है। अब ये जो शाफ्ट है, क्योंकि अब मोटर बेल पे अटैच है तो ये शाफ्ट जो है वो भी रोटेट करेगा। अब रोटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाए हैं फ्रिक्शन कम जनरेट करने के लिए यहाँ पे बेरिंग। तो ये पूरी वर्किंग आपको पता चल गया कि कैसे वो रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया मोटर क्या होता है। मोटर की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कितनी आरपीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके जो ऊपर नेम किए जाते हैं वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एक बार मोटर के ऊपर के जो नेमिंग क्लेचर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब एक नॉर्मल मोटर है, बीएलडीसी मोटर है जिसका नेम है ऊपर A2212 1000 kV। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग इसका मतलब देख लेते हैं। ऊपर की 1000 kV से हमको क्या मतलब क्या पता चलता है। आरपीएम हमको निकालना है किसी भी मोटर का, तो हम लोग उसके ऊपर जो 1000 kV लिखा है वो हम लोग ले लेते हैं। और वोल्टेज मतलब कि हम लोग जितने वोल्ट उस मोटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 11.1 वोल्ट हम लोग उस मोटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11,100 आरपीएम ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 11,100 आरपीएम ये जनरेट कर रहा है। मोटर पे केवी रेटिंग आपको दी रहेगी। मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम आरपीएम होती है आपकी ये। मतलब इस एग्जांपल अगर लिया, अगर 7.4 अगर आप यूज कर रहे हैं वोल्ट तो 7.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.7 यूज करें 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये आरपीएम निकालना पता चल गया होगा कि आप किसी भी मोटर का आरपीएम कैसे निकाल सकते हैं उसको मोटर को देख के। फिर हम लोग आते हैं अपने हाई केवी मोटर्स जिसके हाई आरपीएम होती है। स्मॉल प्रोपेलर यूज होता है इसमें, रेसिंग के लिए, ड्रोन के लिए यूज होता है। अभी हम लोग जो प्रोपेलर पढ़ेंगे ना, प्रोपेलर में आपको पता चलेगा रेसिंग ड्रोन के लिए क्यों अलग यूज होता है और नॉर्मल जो ड्रोन होता है उस पर क्यों अलग यूज होता है। फिर हम लोग लो केवी मोटर्स पे आते हैं। लो केवी मोटर्स यानी कि 1000 आरपीएम से कम, मतलब 1000 केवी से कम आते हैं। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा टॉर्क आउटपुट होता है। वो हैवियर प्रोपेलर के लिए यूज होता है, लिफ्टिंग के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर ड्रोन, ये सारी चीज़ों के लिए। ड्रोन में आपने दो टॉपिक अभी पढ़ लिया कंपोनेंट्स में, एक फ्रेम एक मोटर, बहुत डिटेल में। अब हम लोग आते हैं प्रोपेलर, क्योंकि मोटर पे आप प्रोपेलर लगाएंगे तभी वो रोटेट करता है। प्रोपेलर क्या होता है, प्रोपेलर विंग होता है जो कि एक ऐसी स्पेस मतलब डिजाइन किया रहता है, उसको ऐसे डिजाइन रहता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर को पुश करे। यहाँ पे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एयर को देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा प्रोपेलर एयर को, तो जो हमारा ड्रोन है वो अपर डायरेक्शन में लिफ्ट कर जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। प्रोपेलर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कवर कर रहा हूँ। अब बात है प्रोपेलर के कुछ टाइप्स होते हैं, लार्ज प्रोपेलर, स्मॉल प्रोपेलर यूज होते हैं, किस किस लिए यूज होते हैं ये मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ नंबरिंग होती है इसमें भी। आप कैसे दुकानदार से या तो कोई भी शॉपकीपर से आप परचेस कर रहे हैं इसको, इसमें देखिए अगर 10 और 45 लिखा है तो 10 45 को अलग अलग कर लीजिए। 10 और 45 को, 10 का मतलब होता है डायमीटर किसी भी प्रोपेलर का। अब उस डायमीटर में क्या होता है कि वो इंचेस में काउंट होता है। तो जितना भी है 12 लिखा है 15 लिखा है तो वो 15 इंचेस हो जाएगा, 10 इंचेस हो जाएगा डायमीटर किसका, प्रोपेलर का। अब यहाँ पे 45 लास्ट में लिखा है, 45 लिखा है तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं, मतलब कि 4.5 इंचेस एक रोटेशन में वो आगे की तरफ मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गया। इसलिए हम लोग ड्रोन के मोटर्स को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, मतलब ड्रोन के प्रोपेलर को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग का आ जाता है यहाँ पे दो टाइप के, लार्ज प्रोपेलर स्मॉल प्रोपेलर, इसमें भी आ जाते हैं।
लार्ज प्रोपेलर का काम क्या होता है कि ज़्यादा लिफ्ट को जनरेट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो पुश करता है। फिर हम लोग को बेटर इफिशियंसी इसमें भी प्रोवाइड करता है। पे ज़्यादा पेलोड के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, डिलीवरी हो गई, ये सारी जगह यूज होता है। अब रेसिंग के लिए यूज करना है तो हमको स्मॉल प्रोपेलर यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका फास्ट रिस्पॉन्स होता है, हाई स्पीड होती है। कुछ प्रोपेलर्स हम लोग मार्केट में यूज करते हैं, जैसे कि डिफरेंट साइज ऑफ प्रोपेलर यूज करते हैं, प्लास्टिक प्रोपेलर या तो कार्बन फाइबर प्रोपेलर। किस किस लिए यूज करते हैं ये भी, जैसे कि प्लास्टिक प्रोपेलर बजट फ्रेंडली है, पर उसमें इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, या तो एयर रेजिस्टेंस का, या तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का। पर जो कार्बन फाइबर है वो सारी इस मतलब वेट भी इसका हल्का होता है, और ये रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें कार्बन फाइबर में आपके टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये उससे फ्री रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि पावर ऑफ द ड्रोन पे, जो कि है बैटरी। बैटरी के जरिए ही हम किसी मोटर को या तो फ्लाइट कंट्रोलर या ऐसी को पावर देते हैं, या तो कोई भी सेंसर हो गया अलग से, उसको भी हम लोग पावर देते हैं। बैटरी क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और सप्लाई करता है जब इसकी ज़रूरत होती है पावर की। स्टोर कैसे करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होते हैं, वो सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। पावर सप्लाई करता है जब ज़रूरत होता है। ये पावर इसमें से स्टोर रहती है, जितनी पावर, कितनी पावर स्टोर रहती है ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैन बी रिचार्जेबल मैनी टाइम, इसको हम लोग डिस्चार्ज होता है रिचार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होता है रिचार्ज करते हैं। फिर हम लोग इसको एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हर जगह ये यूज हो रहा है। मोबाइल के बैटरी में, पावर बैंक, ड्रोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी में ये यूज हो रहा है। अब हम लोग को ये एम रखना है कि जितने ज़्यादा कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी होगी उसके, उतने ज़्यादा हम लोग का ड्रोन बहुत ज़्यादा फ्लाइट, मतलब लॉन्गर फ्लाइट लेगा। कुछ टाइप्स के बैटरी आते हैं मार्केट में, जैसे कि लिपो बैटरी, लियान बैटरी, NIMH बैटरी, अल्कलाइन बैटरी। तो लिपो बैटरी क्या होता है? लिथियम पॉलीमर बैटरी सबसे ज़्यादा लाइट वेट होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है, हाई पावर होता है, और इसकी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो बाकी सब पे मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। अल्कलाइन बैटरी मैं बता देता हूँ, आपके जो पेंसिल वाले बैटरीज आती हैं आपके घर में वॉचेज में लगी रहती है, जो एक बार चार्ज होने के बाद, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्जेबल नहीं रहती है। फिर उसके बाद लियॉन बैटरी और लिपो बैटरी कुछ हद तक सेम ही है। लाइट वेट ये भी होता है, पर इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। फिर NIMH बैटरी है, ये भी ओल्डर टेक्नोलॉजी हो गई है, तो इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अभी के हम लोग लिपो बैटरी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाइट वेट होता है, हाई पावर इसमें जनरेट होता है। अब लिपो बैटरी की भी कुछ नंबर कोडिंग होती है कि आप परचेस करने जाएंगे तो कैसे आप परचेस करेंगे, या तो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सबसे पहले इसमें तीन जो आपकी रीडिंग्स आपको आनी चाहिए, 3S, 2200 mAh और 30C। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। 3S, एस मतलब होता है नंबर ऑफ सेल जो कि सीरीज में कनेक्ट हो, और कितने, जो कि 3S मतलब 3 सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। एक सेल का मतलब, एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 3.7 वोल्ट। तो 3 सेल का कितना हो गया? 11.1 वोल्ट। क्लियर है? वैसे ही 2200 mAh का मतलब क्या होगा? ये बैटरी की कैपेसिटी को रख मतलब डिनोट करता है कि 23 mAh ये स्टोर करता है। आपको यहाँ पे 44 भी मिल जाएंगे, 22 भी मिल जाएंगे, 1100 भी मिल जाएंगे, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। मतलब ये 22 से ज़्यादा अगर हो तो और ज़्यादा एनर्जी को ये स्टोर करेगा, बस वो इसलिए एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को दिखाता है। 30C, 30C, हाँ ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। C मतलब होता है डिस्चार्जिंग रेट। डिस्चार्जिंग रेट का मतलब क्या होता है कि ये मैक्सिमम इतने स्पीड से डिस्चार्ज होगा। जैसे कि आपके बैटरी को, आपके मोटर को चाहिए मतलब 66 एम्पियर, और तो ये 30C हम लोग यूज कर रहे हैं। 30C का मतलब इतने तेज़ी से ये पावर को सप्लाई करेगा, उतने तेज़ी से ये डिस्चार्ज होगा। अगर हमको करंट निकालना है, सबसे ज़्यादा करंट ये कितना तेज़ी से फ्लो कर पाएगा, तो बैटरी कैपेसिटी हमको पता है 2200 mAh। तो उसको हम लोग अगर मतलब AH में कन्वर्ट करते हैं तो 2.2 AH वो आता है। अब 2.2 AH इंटू 30, 30 इज इक्वल टू 66 एम्पियर। तो 66 एम्पियर ये मैक्सिमम वो फ्लो करा सकता है, मतलब मैक्सिमम इतने स्पीड से वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये भी अच्छी बात है कि जितने तेज़ी से करंट उसको सप्लाई मिलेगा मोटर को, उतने वो ऑपरेट करेगा। अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा, नंबरिंग कैसे इसको रीडिंग करते हैं बैटरी लेवल्स को।
अब वही मैंने भी बताया कि लाइट वेट होता है, रिचार्जेबल होता है, डिस्चार्जिंग रेट हाई होती है, एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए हम लोग लिपो बैटरी का यूज करते हैं। अब सेफ्टी रिस्क ये है कि इसमें फायर बहुत जल्दी लग सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, मतलब कि कभी कभी बैटरी में गैस बनने लगती है, गैस से वो स्वेलिंग होने लगती है, उससे क्या होता है डैमेज हो जाता है, ओवर चार्जिंग में भी ये डैमेज हो जाता है। कुछ हम लोग को सेफ्टी पर्पज इसमें सेफ्टी रूल्स है, उसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को ओवर हीटिंग नहीं करनी है, कहीं पे ऐसे बैटरी नहीं लगनी है जहाँ पे हीट जनरेट हो रहा हो, तो वो क्या करता है, हीट होता है अंदर, जो उसके सेल्स होते हैं वो ओवर हीटिंग होते हैं ओवर चार्ज के जरिए। बैटरी स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, गैस जो बिल्ड होती है उसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए। फायर हजार्डेस यानी कि लिपो बैटरी को कहीं पे ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जहाँ पे कुछ फायर हो सकते हैं, फायर हजार्डेस है, या तो कहीं उसको इग्नाइट नहीं करना चाहिए जब बैटरी स्वेलिंग हो जाए, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ लेती है। रिड्यूस बैटरी लाइफ, तो बहुत ज़्यादा यूज करने, इम्प्रॉपर यूज करने पे कभी भी हम उसको चार्ज में लगा दे रहे हैं, जब फुल चार्ज है तब भी हम लोग चार्ज में लगाएं, जब बहुत ज़्यादा डीप डिस्चार्ज होगी तब हम लोग चार्ज में लगाएं, तो इससे क्या होता है बैटरी लाइफ डिस्चार्ज होती है, मतलब रिड्यूस होती है। फिर हम लोग आते हैं ड्रोन क्रैश मिड फ्लाइट। हम लोग को ड्रोन के जो बैटरी है वो चेक करके तब फ्लाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट सर्किट हुई तो वो ड्रोन जो है वो क्रैश कर सकता है मिड फ्लाइट में ही। तो ये सब जो सेफ्टी पर्पज़ है ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा ESE, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ड्रोन का फ्रेम क्या होता है, फिर उसके बाद मोटर क्या होते हैं, मोटर के इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रोपेलर क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है, सारी के नंबर कोडिंग हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़े से एडवांस पे आते हैं, थोड़े से एडवांस कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है ESE। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर क्या होता है, ये मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर हम लोग को उसको कंट्रोलिंग करनी है तो ये ESC ही करता है। ESC का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये भी बहुत छोटा सा पार्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो इनपुट हम लोग देते हैं, बैटरी से जो ये दो इनपुट देते हैं DC सप्लाई, और एक फ्लाइट कंट्रोलर से हम लोग देते हैं, जो कि सेंसर्स की रीडिंग जो भी कमांड होती है वो सारी उस सिग्नल्स के थ्रू आती है, और हमको आउटपुट 3 सिग्नल्स मिलते हैं जो कि मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर रहे होंगे, मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर रहे होंगे। अभी यहाँ पे मैं मोटर की थोड़ी सी और BLDC मोटर जो होती है उसके थोड़े से और स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो कि ESC से कनेक्टेड कर लेगी, मतलब कनेक्टेड होती है। तो ESC क्या होता है कि फ्लाइट कंट्रोलर से जब कोई कमांड जाता है ESC पे, फिर वो जाता है मोटर पे। फ्लाइट कंट्रोलर हम लोग के ड्रोन का जो है वो ब्रेन है, और ESC जो है उसको कंट्रोल करता है, उसके कमांड को सुनता है, फिर उसके बाद मोटर को ऑपरेट करता है। अगर हम बोल रहे हैं कि मोटर को स्लो रन करना है तो ESC स्लो कराएगा, मतलब स्लो स्पीड कर देगा मोटर की, रेगुलेट करता है। इसकी भी अलग अलग रेटिंग्स होती हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगी कई सारी रेटिंग्स, ESC की रेटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद वोल्टेज रेटिंग भी इसकी होती है। उसके बाद इसमें जो प्रोटोकॉल्स लगते हैं, कैसे कैसे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाले सेक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होती है। जैसे अभी मैंने पीछे एक स्लाइड में बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि बैटरी जो है DC पावर सप्लाई करती है, ये सबको पता है लिपो बैटरी। फिर उसके बाद फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है वो कमांड देता है मोटर्स को। अब मोटर को कमांड देने से पहले वो बीच में देता है कमांड ESC को। ESC को वो कमांड देता है कि नहीं, मोटर को स्लो चलाना है, मोटर को फास्ट करना है, मोटर को लेफ्ट साइड के लिए हमको इसमें डिक्रीज करना है या बंद कर देना है मोटर को। वो क्या करता है कि ये कमांड दे दिया ESC को, अभी ESC कमांड सुना, उसको प्रोसेस किया। अब वो प्रोसेस करने के बाद DC सिग्नल को वो AC पल्स में जनरेट किया, AC पल्स को वो देता है मोटर को। अब मोटर रोटेट करता है, मोटर AC, जो कि 3 फेज AC पे BLDC मोटर वर्क करता है। अब 3 फेज AC हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी हम लोग ESC पे ही देखते हैं, ESC बनाता है, ये कन्वर्ट करता है। मोटर जो है वो रोटेट करता है, और जो सिग्नल स्पीड है वो एडजस्ट हो जाती है कमांड के थ्रू। आपको कोई फ्लो पता हो चल गया होगा कि कैसे कैसे मोटर ESC पे कैसे सिग्नल जाता है, फिर कैसे वो AC टू DC, DC टू AC कन्वर्ट करता है। हम लोग फिर से आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का जाना, कि वो कैसे DC से AC बना रहा है। अब हमको AC क्यों चाहिए, BLDC मोटर में क्या यूज है, ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो उसमें होता है माइक्रो कंट्रोलर, ब्रेन होता है ESC का खुद का। मॉसफेट यूज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्विच की तरह काम करता है, जैसे आपके घरों में स्विच लगा होगा फैन ऑन ऑफ करने के लिए, बस वही स्विच यहाँ पे भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए। बहुत ही स्पीड में ये यूज करता है, मतलब अबाउट 2000
5000 ये मिली सेकेंड में ये वर्क ऑन ऑफ होता है, तो वो आपको दिखेगा नहीं। कैपेसिटर यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है, सिग्नल इंटरफेरेंसी यूज होता है। इतने चीज़ यूज है, और कहाँ यूज होता है ये भी हम लोग दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं। ये है पूरा एक ईएससी का स्ट्रक्चर। मैं इनपुट से स्टार्ट करता हूँ अभी। ये आपके इनपुट दो वायर हैं जो कि डीसी सप्लाई आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से आएंगे आपके। ये आपका जो वायर है, तीन वायर, ये आपके आते हैं फ्लाइट कंट्रोलर से। फ्लाइट कंट्रोलर से कैसे आएंगे, इसमें आपके सिग्नल्स वायर होते हैं। ये आपको सिग्नल्स वायर जब फ्लाइट कंट्रोलर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिग्नल्स वायर कैसे कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे होते हैं कैपेसिटर। ये दो जो बिल्डिंग्स की तरह आपको दिख रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का वर्क क्या होता है, ये इनपुट कैपेसिटर है। कैपेसिटर का वर्क होता है कि अगर कोई पावर अगर आ रही है, डीसी पावर या डीसी सप्लाई आ रही है, सिग्नल आ रही है, उसको अचानक से ना बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। जैसे कि 5 वोल्ट आ रही है, 3 वोल्ट आ रही है, सिग्नल जैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर रही है। तो कभी सडनली चेंज नहीं होता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी सिग्नल हो वो सडनली हाई ना हो जाए, सडनली लो ना हो जाए, वो आराम से, यानी कि ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो और ग्रेजुअली इंक्रीज हो। तो इसलिए वो कैपेसिटर यहाँ पे यूज किया जाता है। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर, चार्ज को स्टोर करता है। उससे क्या करता है, वो जब रिलीज करेगा बैटरी, वो स्लोली वो डिक्रीज अगर कमांड आप देंगे तो एकदम आराम से डिक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज के कमांड देंगे तो हम इंक्रीज मतलब आराम से वो, मतलब सडनली वो तुरंत ही नहीं इंक्रीज कर जाता है। फिर आपका मेन पार्ट आता है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, यहाँ पे STM32 यूज होता है बेसिकली, वो आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये इसका ब्रेन होता है कि अगर कोई भी सिग्नल आ रहा है यहाँ से, अगर फ्लाइट कंट्रोलर से, तो उसको प्रोसेस करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्विच को ऑन ऑफ करवाएगा। स्विच कहाँ है, ये जो छः आपको दिख रहे हैं ये आपका मॉसफेट है। मॉसफेट क्या करता है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच का काम करता है। अब हमको दो डीसी वायर आ रही हैं, दो डीसी वायर आ रही है सप्लाई में। अब हमको थ्री डीसी वायर मतलब एसी वायर निकालना है, थ्री फेज एसी निकालना है। तो अब थ्री फेज एसी कैसे निकलेगा, उसके ध्यान से आप सुनिएगा। उसके बाद और बाकी सब कंपोनेंट्स आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करता है कि जब सिग्नल आया, सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद हमको कुछ कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, बहुत मिली सेकेंड में होता है। 1 मिली सेकेंड में ये ऑन है, ये ऑन है तो इसके थ्रू सिग्नल चला गया इसमें। फिर ये ऑफ हो जाएगा, फिर ये ऑन हो जाएगा, इसके थ्रू सिग्नल चला गया। फिर जब इधर से दूसरे वाले से सिग्नल जा रहा है तो पहला और तीसरा ऑफ हो जाएगा। वैसे जब एक ऑन होगा, जैसे थ्री ऑन हो गया, थ्री फेज में करंट गया, तो ये दोनों ऑन ऑफ हो गए। बस ऐसे ही अल्टरनेटिंग ऑन ऑफ होते होते वो क्या करता है, थ्री फेज की तरह बिहेव करने लगता है। थ्री फेज सप्लाई वो एसी जाने लगती है। अब थ्री फेज एसी सप्लाई पहुंच गई। अब मोटर भी कैसे यूज करेगा, देखिए, जो वाइंडिंग अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, वाइंडिंग में एक बार और आपको दिखा देता हूँ मोटर की वाइंडिंग। ठीक है, ये मोटर की वाइंडिंग होगी, इसमें थ्री फेज वाइंडिंग होगी, मतलब कि एक फेज आपका ऐसे गया है, ठीक है, ये इधर से गया है एक फेज, इसमें वाइंडिंग हो गई, फिर बाहर से आएगा, फिर इसमें वाइंडिंग हो गई, फिर ये जाके इसमें फिर से वाइंडिंग, ऐसे ऐसे ये रोटेट करते। फिर दूसरा फेज आपका आएगा, दूसरा फेज आएगा ये ऐसे, फिर इसमें से चला जाएगा, फिर ऐसे इसमें से आएगा, फिर इसमें से आएगा, फिर ये ऐसे रोटेट। ऐसे ही तीसरा फेज, जो तीसरा स्लॉट खाली है, मतलब ऐसे तीन तीन स्लॉट पे, तीन तीन छोड़ छोड़ के तब स्लॉटिंग में वाइंडिंग होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तभी मोटर रोटेट करता है, ऐसे नहीं रोटेट करेगा। बस आपको इतना कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था, ये बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट था। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें कुछ और कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, जैसे कि डायोड यहाँ पे यूज हुआ है। फिर यहाँ पे पीसीबी बोर्ड है। पीसीबी बोर्ड का काम क्या होता है कि इस पे जितने भी सर्किट है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये पीसीबी बोर्ड ही है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको इस पे सोल्डिंग किया जाता है या तो इन बोल्ड किया जाता है। यहाँ पे है वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब माइक्रो कंट्रोलर को मान लीजिए 3.3 वोल्ट चाहिए या तो 5 वोल्ट चाहिए, और सप्लाई आ रही है 7 वोल्ट के, 6 वोल्ट के, कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, तो उससे क्या होता है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर 5 वोल्ट का हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहे हैं तो 5 वोल्ट ही सप्लाई जाएगा आगे, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे करंट सेंसर रजिस्टर लगे, ये सब मॉनिटर करने के लिए लगे हुए होते हैं। कोई आपको इम्पोर्टेंट मतलब कि इतना बहुत ही डीप में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है।
ये मॉसफेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है, और आउटपुट प्रोवाइड हो गए। बाकी सारे कंपोनेंट्स आपको डिटेल में पता चल गए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। अब आते हैं इसके टाइप्स। ईएससी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ईएससी के टाइप जैसे कि इंडिविजुअल ईएससी होता है, एक 4-in-1 ईएससी होता है। इंडिविजुअल ईएससी में क्या होता है कि वो हर एक मोटर के साथ लगता है। आप अगर कोई भी ड्रोन देखेंगे, अगर क्वाड्राकॉप्टर, तो हर एक मोटर के साथ कहीं कहीं आपके ईएससी लगे होते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ईएससी लगे होते हैं। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। अब मल्टीपल मतलब 4-in-1 ईएससी क्या होता है कि जो अगर क्वाड्राकॉप्टर बना रहे हैं आप, तो क्वाड्राकॉप्टर में फ्लाइट कंट्रोलर के ही नीचे आप इसको इनबिल्ड करते हैं, और डायरेक्ट यहीं से मोटर को सप्लाई जाती है। आपको वर्किंग पता है, चली गई है कि वर्किंग क्या होती है। अगर 4 लगाएंगे तब क्या होगा, 2 लगाए मतलब सिंगल सिंगल लगाएंगे तब भी क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, करंट अच्छे से कंट्रोल हम लोग उसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इजी पढ़ सकते हैं इसको। अब हम लोग का आ जाता है ब्रेन ऑफ द ड्रोन। ड्रोन का जो ब्रेन होता है वो होता है फ्लाइट कंट्रोलर, जो कि हर चीज़ को रीड करता है और प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। अब इसको अगर आप लोग ने समझ लिया, तो अबाउट आपके सारे ड्रोन के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। ड्रोन का फ्रेम, मोटर, प्रोपेलर, बैटरी, ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर क्या होता है कि सिंपल मैंने बताया कि ड्रोन के ब्रेन की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, सारे कंपोनेंट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि सेंसर से रीडिंग करना डाटा, मेंटेन करना बैलेंस, कमांड को सेंसर से लेकर मतलब सेंसर से रीडिंग लेकर ईएससी को कमांड देना। ये सारी चीज़ें ईएससी मतलब फ्लाइट कंट्रोलर करता है। ऑटोनोमस मिशन हो गया, एग्जीक्यूट पायलट फ्लाइट हो गए, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे कंसेप्ट। आप यहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग का आता है फ्लाइट कंट्रोलर वर्किंग प्रिंसिपल। अब जैसे हम लोग ने ईएससी का वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, वैसे हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर का भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है कि सेंसर से कोई भी डाटा लेता है। सेंसर से कोई भी रीडिंग होती है, कोई भी डाटा होता है, इन्वायरमेंटल चेंज होता है, वो जाता है हम लोग को फ्लाइट कंट्रोलर में। फ्लाइट कंट्रोलर क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके ईएससी को सिग्नल देता है। ईएससी क्या करता है, ईएससी जो भी प्रोसेस करता है, फिर से सिग्नल डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर वो उस एसी को देता है आपको मोटर को। अब मोटर क्या करता है, 3 फेज एसी दिया गया उसको, उसी के अकॉर्डिंग वो रोटेट कर रहा है, ड्रोन को मूवमेंट करा रहा है, कहीं पे मूव कराना है वहाँ पे लेके जा रहा है उसको। फिर उसके बाद सेंसर क्या करता है, फिर से रीड करता है, फिर फ्लाइट कंट्रोलर को देता है। बस ऐसे ही वो क्लोज्ड लूप में, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप में चलता जाता है। बार बार सेंसर रीड करेगा, बार बार उसको सिग्नल देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ड्रोन की मूवमेंट होगी, मोटर जो रोटेट करेगा। तो ये ब्रेन की तरह वर्क करता है। कंट्रोल लूप इंफॉर्मेशन। कंट्रोल लूप इंफॉर्मेशन क्या होता है, वही मैंने अभी सेम बताया कि सेंसर से फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल से ईएससी, ईएससी से मोटर, मोटर से ड्रोन मूवमेंट, फिर उसके बाद फिर से सेंसर से वो स्टार्ट हो जाता है। बस ऐसे वो लूप में कन्वर्ट मतलब चेंज होता रहता है डाटा। इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बिगनर फ्लाइट कंट्रोलर होते हैं उसकी अबाउट 100 से 400 हर्ट्ज होती है। 100 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, अगर हम इसका टाइम निकालें, टाइम होता है हम लोग का, अगर टाइम का फॉर्मूला देखो, 1/फ्रीक्वेंसी। 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी हम लोग को ये दिया है 100 मान लेते हैं, तो 1/100, 1/100, ये क्या हो जाएगा, 10⁻²। ठीक है। इतने सेकेंड पे, इतना सेकेंड है, इतने सेकेंड में वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है, इधर उधर सिग्नल करता है। और ये 4000 है, मान लीजिए इसका 1000 है, मतलब 1 मिली सेकेंड में ये डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो काफ़ी बहुत कम समय में, ये 1 मिली सेकेंड से भी कम समय में जो प्रोसेस करता है ये पूरी सी डाटा को, तो अच्छे खासे ये डाटा को कम टाइम में कन्वर्ट कर पाएगा, डाटा ट्रांसफ़र कर पाएगा। अब हम लोग इसके भी मेन पार्ट को देखते हैं। मेन पार्ट में क्या क्या है, जैसे कि इसमें सीपीयू, जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, पावर सर्किट, फ्लैश मेमोरी, ये सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट रहती है। कहाँ इनबिल्ट रहती है अभी हम लोग देखते हैं इसमें। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसमें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जो आपके रेड वाले
सर्कल में है, मतलब रेड वाले स्क्वायर डिजाइन में है, वो है आपका STM32, जो कि माइक्रो कंट्रोलर है, ब्रेन की तरह वर्क करता है, इसी में सारी चीज़ प्रोसेस होती है। अब हम लोग आ जाते हैं जो कुछ सेंसर्स हैं, ठीक है, फिर हम लोग पिंस पे आएंगे। यहाँ पे कुछ सेंसर्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे बैरोमीटर यहाँ पे आपका दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एमपीओ ऑक्सिलरी सेंसर दिख रहे होंगे, एमपीओ 600, 6000। ये आपका IMU यूनिट दिख रहा होगा। तो ये क्या होते हैं सेंसर्स, जैसे कि अभी सेंसर्स के बारे में अभी आगे लेक्चर में है, मतलब अच्छी खासी डीप में हम लोग नॉलेज लेंगे अलग अलग सेंसर्स के ऊपर। ये यहाँ पे बिल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि हमको अलग से सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रोन को फ्लाई करने में, उसको स्टेबल बैलेंस प्रोवाइड करने में। तो इसलिए हम लोग इसको फ्लाइट कंट्रोलर में ही इनबिल्ड कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग का आता है सिग्नल्स, मतलब ये पिंस हैं, यहाँ पे आप कनेक्शन करते हैं। 5 वोल्ट के लिए आप इसमें कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड के लिए आप इस वाले सिग्नल में कनेक्ट करेंगे, फिर सिग्नल आ जाता है हम लोग का, फिर VCC आ जाता है, फिर जो भी सिग्नल्स आपके अलग अलग सेंसर्स पे यूज होते हैं वो सारी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे एक LED आ जाती है आपकी, जो कि ये बताती है कि फ्लाइट कंट्रोलर फेच हो रहा है या तो फ्लाइट कंट्रोलर कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी LED रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे करंट सेंसर करंट को मेजर करता है कि कितना करंट इस कंपोनेंट के लिए चाहिए, कितना करंट जा रहा है, उसको मॉनिटर करने में ईजी रहता है। पावर सप्लाई, अभी हम लोग ने बताया कि पावर सप्लाई होती है, उसको पावर देनी पड़ती है। पावर रेगुलेशन, इसमें भी वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है 3.5, मतलब 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर को कितनी पावर वोल्ट चाहिए सप्लाई, उतना हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि ये कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। और जो जो सेंसर्स के पार्ट है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसर्स वाले पार्ट पे। कुछ पॉपुलर फ्लाइट कंट्रोलर है मार्केट में, जैसे कि बिगनर के लिए अगर मैं रिकमेंड करूँ, हम लोग रिकमेंड करें तो KK2 बोर्ड हो गए, ये बिगनर के लिए ऊपर ही आपको दिख रहा होगा। फिर नाजे 32 हो गया, फिर ओपन पायलट हो गया। इंटरमीडिएट अगर आप थोड़े से एडवांस पे जाते हैं तो F4 फ्लाइट कंट्रोलर, F7 FC आ गया आपके पास। फिर बहुत ज़्यादा आप अगर इंडस्ट्रीज लेवल पे जाते हैं, कमर्शियल पे जाते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पे जाएंगे तो आपको पिक्सॉ यूज करेंगे, आप क्यूब पायलट यूज करेंगे, और हॉलीब्रुड यूज करेंगे आप। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको आयोग के डीप में आप उसको समझ पाए होंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट हैं उसकी वर्किंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप उसके वर्किंग को कितने अच्छे से समझ पाए हैं। अब हम लोग का जो दो मतलब एक दो कंपोनेंट हैं, जैसे कि GPS एंड टेलीमेट्री सिस्टम। GPS मॉड्यूल क्या होता है कि ये रियल टाइम डाटा को प्रोवाइड करता है नेविगेट करने के लिए। जैसे GPS क्या वर्क करता है, GPS हम लोग का USA का टेक्नोलॉजी है, और आप बाकी सबका भी यहाँ पे देख सकते हैं, रसिया, यूरोप, चाइना का। GPS क्या करता है कि 30 से ज़्यादा सेटेलाइट्स हम लोग के अर्थ के ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि डाटा लेकर एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एल्टीट्यूड का आपको लोकेशन कॉम्बिनेशन बना के आपको प्रोवाइड करता है। इसकी एक्यूरेसी 1 से 3 मीटर के रेंज तक है, मतलब 1 से 3 मीटर तक आपको एक्यूरेट डाटा देगा। तो इसलिए हम लोग GPS यूज करते हैं, ताकि हम लोग कोई भी ड्रोन अगर हम लोग फ्लाई कर रहे हैं तो उसको नेविगेट कर पाएँ। फिर हम लोग का आता है टेलीमेट्री मॉड्यूल। टेलीमेट्री मॉड्यूल का बेसिक पर्पज ये है कि आपको जो ड्रोन से ग्राउंड स्टेशन है, तो ड्रोन से डाटा जो है, चाहे वो रीडिंग कोई भी सेंसर ले रहा हो या कैमरा मॉड्यूल का हो, उसका डाटा आपको दे दे किसको, आपके रिमोट को, रिमोट पे, या तो डाटा किसी ग्राउंड स्टेशन पे वो प्रोवाइड कर ले। अभी इसका टेलीमेट्री मॉड्यूल पे हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे डीप में आगे, कम्युनिकेशन के आगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही कि ड्रोन से डाटा लेगा, ड्रोन से रीडिंग लेगा और ग्राउंड स्टेशन पे सेंड कर देगा। इसकी रेंज भी होती है, कॉमन मॉड्यूल की रेंज होती है 5 से 20 किलोमीटर, फिर 5 से 30 किलोमीटर की रेंज होती है। अब उसके अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हमको उसको वर्क कराना रहता है। ओके, आई होप कि आपको इतना पूरे जितने भी कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस किए सारे आपको क्लियर हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू सेंसर। अब सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स का यूज हम लोग ड्रोन में क्यों करते हैं, किस किस टाइप का हम लोग सेंसर्स पढ़ते हैं, क्योंकि सेंसर्स काफ़ी टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के, उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो आपको जो जो ड्रोन के पर्सपेक्टिव से बस पढ़ना है, मैं उस सेंसर्स को कवर करूँगा, उन सेंसर्स को। तो सबसे पहले सेंसर्स का जो बेसिक डिफिनेशन है, जो कि आपको IoT में भी मिल जाएगा, एम्बेडेड सिस्टम में भी मिल जाएगा, जो आपको हर जगह यूनिवर्सल मिल जाएगा। तो सेंसर्स क्या होता है,
सेंसर्स एक डिवाइस होता है जो कि रियल टाइम जो डाटा चेंज हो रहे हैं, रियल टाइम कंडीशन जो कि मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं, उस चेंजेस को वो डिटेक्ट करता है। जैसे कि मतलब सुबह को जो सन होता है वो राइज़ करता है, फिर धीरे-धीरे वो पीक पे जाता है उसकी ब्राइटनेस, फिर धीरे-धीरे कम हो जाता है शाम तक। तो ये जो चेंज हो रहा है, पहले हीट कम है, फिर हीट ज़्यादा है, फिर हीट कम हो गया, तो ये जो चेंज हुआ, रियल टाइम जो भी डाटा आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उसको ही डिटेक्ट करता है। अलग-अलग सेंसर्स बने हैं, टेम्परेचर सेंसर बने हैं, एलडीआर लाइट सेंसर बने हैं, तो आपको अलग-अलग सेंसर्स का यूज़ करना है। अब इसके ड्रोन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि सेंसर्स क्या होता है। अब सेंसर्स क्या, सेंसर्स जो डाटा लेता है, जो रीड करता है एनवायरनमेंट से, तो वो डाटा डायरेक्ट तो नहीं आउटपुट शो कर देता हम लोग को कि डायरेक्ट फ़ोन पे हम लोग दिख गया, डायरेक्ट डिस्प्ले पे हम लोग प्रिंट करा दिए। तो वो जो डाटा जाता है हम लोग का, वो जाता है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पे। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ब्रेन होता है। और सेम अगर हम लोग ड्रोन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ड्रोन का ब्रेन क्या होता है, फ्लाइट कंट्रोलर। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। तो फ्लाइट कंट्रोलर पे के पास डाटा जाएगा, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर वो भेजता है ईएससी के पास, फिर उसके ईएससी के जो भी सिग्नल डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, फिर जो मोटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। एक बार डिफिनेशन हम लोग रीड कर लेते हैं। अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट मेजर फिजिकल कंडीशन एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू द फ्लाइट कंट्रोलर। सेम मैंने जो हिंदी में एक्सप्लेन किया उसी को ये डिफिनेशन में यहाँ पे पुट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ड्रोन में कौन कौन से सेंसर्स यूज होते हैं। देखिए, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, ये मैग्नेटोमीटर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, जीपीएस, बैरोमीटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ऑप्टिकल फ्लो, एलडीआर, एलआईडीआर, ये क्या क्यों क्यों यूज होते हैं, क्या एक एक सेंसर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जाइरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, ये तीनों एक ही यूनिट में आते हैं, हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में लगे होते हैं, जिसको हम लोग आईएमयू बोलते हैं, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट हम लोग बोलते हैं जिसको। अभी हम लोग ने जब फ्लाइट कंट्रोलर के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसी में ये इनबिल्ट थे। हम लोग इसको अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी वर्किंग हम लोग को पता होनी चाहिए, जैसे कि कैसे वर्क करता है, कैसे वो इन्वायरमेंट में चेंज का डाटा ये डिटेक्ट करता है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोग का जायरोस्कोप। देखिए, जायरोस्कोप जो डेटा मतलब, देखिए जायरोस्कोप जो सेंसर है वो रोटेशनल मूवमेंट को मेजर करता है। अब रोटेशनल मूवमेंट को कैसे मेजर करता है, तो एक बार इसके बारे में सुनिए। इसका पहला लाइन देखिए, आपको 3 एक्सिस पे ये डिटेक्ट करता है, रोल, पिच, याव। अभी हम लोग ने फ्लाइट मूवमेंट पढ़े थे, रोल, पिच और याव। तो रोल, पिच, याव क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। कैसे, रोल को एक्स एक्सिस में, वाई को मतलब पिच को वाई एक्सिस में, और जेड को यॉ एक्सिस मतलब कि यॉ को जेड एक्सिस में ये डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है ये आपको नहीं जानना, बस 3 एक्सिस को ये डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है फ्लाइट कंट्रोलर को। ये अपडेट होता रहता है, बहुत ही इंस्टेंट अपडेट होता है ये जायरोस्कोप, जिससे हम लोग उसकी टिल्टिंग और भी चीज़ें जो भी है कि कितने स्पीड से ये एंगुलर वेलोसिटी से ये चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी मतलब कि कोई भी चीज़ समय के साथ चेंज हो रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट, बस उसी को अगर हम लोग रोटेशनल एंगल पे चेक करें तो उसको रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का देते हैं किसी एंगल पे। जैसे ड्रोन अगर हम लोग रोटेट करा रहे हैं तो किसी एंगल पे रोटेट होगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी किसी एंगल पे, वेलोसिटी होगी तो उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। बस इसी को डाटा वो फ्लाइट फ्लाइट कंट्रोलर को देता है। जीपीएस अगर जाइरोस्कोप नहीं है, विदाउट जाइरोस्कोप जो ड्रोन है कभी भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए हमको पता होना चाहिए ड्रोन की मूवमेंट क्या क्या मूवमेंट हो रही है, तब हम उसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। ठीक, आई होप कि डेटा मतलब कि आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर ड्रोन टिल्टिंग स्टार्ट कर दे, जायरोस्कोप डिटेक्ट कर देता है, किसी साइड अगर ज़्यादा झुक गया है तो स्टार्ट कर मतलब कि डिटेक्ट करके उसको स्टेबल कर देता है। हाँ, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एम पी यू 6000, एम पी यू 6050, ये मोस्ट कॉमन चिप है। ये आपके वो आईएमयू होते हैं, तो इसके अंदर आपके तीनों मैग्नेटोमीटर, एक्सीलरोमीटर और जाइरोस्कोप तीनों ही ऐड होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सेलेरोमीटर पे।
अब एक्सेलेरोमीटर आपको नाम सुन के ही पता चल रहा होगा, एक्सेलरेशन को मेजर करता होगा। अभी इसके भी तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे भी मेजर करता है। यहाँ पे आपको इसके ऊपर ही दिख रहा होगा एक्स वाई जेड। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और इसके अपोजिट जेड जेड हो जाएगा। तो ये जो तीन एक्सिस को मेजर करता है ये भी। अब मेजर करके ये आप आउटपुट क्या देता है, क्या कैलकुलेट करता है, वो हमको जानना जरूरी है। तो ये टिल्ट कैलकुलेट करता है, टिल्ट एंगल कि कितना ज़्यादा ये जो ड्रोन है वो एक साइड झुका हुआ है, किस साइड झुका हुआ है ग्राउंड लेवल से। ये तब यूज होता है जैसे कि अभी हमको फॉरवर्ड मूव करना है ड्रोन को, तो फॉरवर्ड मूव कराने के लिए हमको टिल्ट करना पड़ेगा। कितना टिल्ट करना पड़ेगा वो ही है मेजर करके हमको बताएगा कितना हम टिल्ट कर रहे हैं, ये सेफ है। अब ये ड्रोन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। अब ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं जब, तो ये हाईली एक्यूरेट एल्टीट्यूड मेजर करता है। जब हम ड्रोन को मतलब कि जायरोस्कोप और एक्सीलरोमीटर को मिक्स कर देते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमको एक बहुत ही एक्यूरेट एल्टीट्यूड का वो मिलता है, एस्टिमेट मिलता है। और मेजर क्या करता है, ये एक्सेलरेशन और टिल्ट मेजर करता है। अब हम लोग आ जाते हैं मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर यानी कंपास। मैग्नेट से आप पता ही लगा ही ले रहे हैं, कंपास होता है। अब देखिए कंपास का मतलब क्या होता है कि अब ये नॉर्थ साइड को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, नॉर्थ साइड को इंडिकेट करेगा। हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साइड और साउथ साइड किस जगह का ये मतलब मेजर करेगा। जो अर्थ हम लोग का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ठीक है, ये आपको पता है। बस उसी को ये डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है, यहाँ पे आपके तीन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपको एक वाई एक्सिस दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, और ये आपको जेड एक्सिस मतलब नीचे की तरफ दिख रहा होगा, जेड एक्सिस। अब इसमें होता क्या है कि जो वाई एक्सिस है, बस ये वाई एक्सिस को मेजर करता है। जब ड्रोन मैग्नेटोमीटर जो होता है, जब ड्रोन आगे की तरफ बढ़ता है तो ये नॉर्थ एक्सिस को, वाई एक्सिस को मेजर करता है। वाई एक्सिस नॉर्थ की तरफ हमेशा रहना चाहिए। अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो उसके अकॉर्डिंग ये साउथ ईस्ट वेस्ट सब बता देता है। और एक्स जो है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। और जेड जो है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करता है, मतलब नीचे की तरफ कितना हाइट है, कितना उसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। आई होप कि ये जो साइड में लिखे हैं सारे आपको पढ़ने में मैंने बता दिया है हिंदी में। एक वर्ड और बचा है, यहाँ पे आता है आपका फॉल सेफ या तो रिटर्न टू होम फीचर। रिटर्न टू होम फीचर, इसको नेविगेट करने में अगर आपका कोई भी ड्रोन जब रेंज से बाहर जाता है तो वो रिटर्न टू होम फीचर के थ्रू अपने जहाँ से आपने टेक ऑफ किया था वहीं आके लैंडिंग कर जाता है, सिंपल। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जीपीएस। जीपीएस के बारे में हम लोग ने पीछे कुछ टॉपिक्स वाले पिछले टॉपिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। जीपीएस क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, उसकी जो कौन इसका ऑनर है, मतलब यूएसए इसको ऑपरेट करता है। अबाउट 30 सेटेलाइट्स इसको मॉनिटर करते हैं। 30 सेटेलाइट से डाटा लेके तब जाके आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पता करता है, और इसकी एक्यूरेसी 1 to 3 मीटर्स है। रिटर्न टू होम फीचर इसमें भी इनेबल होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कुछ सेंसर्स मतलब दो बार मतलब दो सेंसर सेम चीज़ को मेजर कर रहे हैं। वो क्यों मेजर कर रहे हैं, अब जैसे कि एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप सेम सेम चीज़ को मेजर कर रहे हैं, टिल्ट को भी मेजर कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक चीज़ की एक्यूरेसी कम है और दो चीज़ अगर हम लोग दो सेंसर से मेजर करें, अलग अलग डिफरेंट सेंसर से, इससे हमको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलती है, प्रिसीजन इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हाँ अगर एक सही नहीं है तो दूसरा सही होगा, और कभी अगर फेल हो गया तो दो मतलब दूसरा वाला डाटा देता रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं बैरोमीटर सेंसर पर। बैरोमीटर क्या होता है कि मतलब प्रेशर को, एयर प्रेशर को मेजर करता है। और क्या कैलकुलेट करेगा, एल्टीट्यूड। अब इसके पीछे का फिजिक्स आप लोग जानिए। फिजिक्स इसके पीछे क्या है कि ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर जो कि ड्रोन के आसपास है। अब मान लीजिए ड्रोन आपके हाई एल्टीट्यूड पे है, तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर जो होता है एयर का वो कम होता है, और सी लेवल पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर ड्रोन सी लेवल के करीब है यानी कि ग्राउंड के करीब है तो वहाँ का प्रेशर एयर का ज़्यादा होगा। और वही अगर ड्रोन अगर हाई एल्टीट्यूड पे है, मतलब अगर किसी माउंटेन के पास है, उससे ऊपर रेंज पे है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एयर की प्रेशर जो है वो कम होगा। इससे क्या मेजर करता है, इससे हाइट मेजर होती है, एल्टीट्यूड मेजर होता है कि ज़मीन से कितने ऊंचे तक
ड्रोन है। आई होप कि आपको फिजिक्स का समझ में आया होगा कि एयर प्रेशर से एल्टीट्यूड कैसे मेजर हो रहा है। अब एल्टीट्यूड जीपीएस भी दे रहा था, पर मैंने फिर वही बताया कि अगर हम लोग सेंसर्स ज़्यादा लगाते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी एक पैरामीटर को, हम लोग को एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। बस इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसमें हमको जीपीएस की ज़रूरत नहीं है। ये अगर जीपीएस नहीं फेल भी हो गया तब भी हमको एल्टीट्यूड पता चलता रहेगा कि कोई बिल्डिंग नीचे है कि नहीं है, कितने हम लोग ऊपर हैं, सेफ जोन पे हैं कि नहीं है। तो ये आपको ये चीज़ बेनिफिट होती है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, इसके पीछे का फिजिक्स समझ में आई होगी। जितने ज़्यादा एल्टीट्यूड उतने कम प्रेशर, और कम प्रेशर है तो वो मेजर कर ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको बता दे रहा है कि एल्टीट्यूड कितना है, ज़्यादा एल्टीट्यूड। और जितना कम एल्टीट्यूड उतने ज़्यादा प्रेशर, और फिर वही मेजर कर रहा है बायोमीटर, फिर हमको बता रहा है फ्लाइट कंट्रोल को। अब हम लोग आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर भी एक डिवाइस है जो कि डिस्टेंस मेजर करने के भी काम आता है। डिस्टेंस मेजर करने कैसे काम आता है? ये एक साउंड वेव के थ्रू काम आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइट वेव के थ्रू भी किसी डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाए, लेजर के थ्रू कैसे डिस्टेंस मेजर किया जाए। पहले हम लोग आते हैं साउंड वेव के थ्रू। साउंड वेव के थ्रू कैसे मेजर करता है? जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर से कोई भी साउंड वेव वो रिलीज करता है पहले इको। पहले वो इको ट्रांसमिट करेगा, फिर जाके वो कहीं ऑब्जेक्ट से टकराएगा, फिर वापस आएगा, रिसीव करेगा। फिर ये रिसीवर से रिसीव करेगा, पहले ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करेगा साउंड वेव, फिर रिसीवर से रिसीव करेगा। अब इन दोनों के आने जाने के बीच में जो भी टाइम लगा, उससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हम लोग उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। स्पीड हमको पता है साउंड वेव की, हमको जस्ट टाइम जानना है कि टाइम कितना टाइम में वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, कोलैब किया, फिर उसके बाद वो वापस आया। बस इतना ही हम लोग को देखना है। तो इसी से हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो आगे, कहीं बिल्डिंग्स हो, कहीं पेड़ हो, या तो कोई भी ट्री हो, उसको हम लोग पता करते हैं। फिर आता है हम लोग का ऑप्टिकल फ्लो। ऑप्टिकल फ्लो क्या होता है? अब ऑप्टिकल फ्लो सेम जैसे कि अभी हम लोग ने बताया, ऑप्टिकल फ्लो का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि वो हम लोग माउस के नीचे देखते हैं। माउस अगर आपने यूज किया है, या तो अभी सर्च कर लीजिए गूगल पे, तो माउस के नीचे जो रेड लाइट जलती है, वो क्या होता है? ऑप्टिकल फ्लो ही होता है। माउस जब तक ग्राउंड पे टच है तब तक उसको पता रहता है कि हाँ, अब माउस वर्क कर रहा है, ग्राउंड पे है। ग्राउंड मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अब माउस को जब हम लोग हैंड पे ले लेते हैं, उठ मतलब कि मतलब एयर में रखते हैं, ग्राउंड पर नहीं टच कराते हैं, तो हम लोग का जो वर्क है माउस का वो नहीं करता है। तो ये किसकी वजह से होता है? नीचे जो रेड कलर की लाइट लगी होती है, एक ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है, उसकी तरफ हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये ग्राउंड मूवमेंट को डिटेक्ट करता है कि ग्राउंड पे कितना क्या मूवमेंट हो रहा है, ग्राउंड पे क्या उसकी 3D मॉनिटरिंग है, ये सारी चीज़ें ये डिटेक्ट करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं लिडार सेंसर पे। लाइट डिटेक्शन और एंड रेंजिंग, लेजर प्रेसिजन। जैसे हम लोग ने अल्ट्रासोनिक पढ़ा, वैसे हम लोग ने मतलब लिडार पढ़ेंगे। इसमें भी सेम होता है, बस ये इसमें जो साउंड वेव था हम लोग का अल्ट्रासोनिक सेंसर में, अब आ जाता है हम लोग का लाइट, यानी कि लेज़र। लेजर प्रिसीजन के थ्रू ये सब होता है। अब लेजर जब इमिट करेगा, लेजर रिसीव करेगा, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। मतलब एक समय पे जितने टाइम पे लाइट मतलब साउंड वेव जा रहा था, उतने टाइम पे ये कितनी 10 बार, 20 बार, 30 बार, या 100 टाइम, या 100 टाइम उससे ज़्यादा ये ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अब लेजर की प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी बीम निकलती है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। जो साउंड की बीम होती है वो डिस्ट्रैक्ट होती है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो थोड़ी दूर तक जाके डिसअपियर हो जाती है। पर लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे कि बहुत दूर तक वो ट्रेन मतलब ट्रैवल करता है, अबाउट 100+ मीटर से वो ट्रैवल कर जाता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं 3D ट्रेन करने के लिए, 3D मैपिंग करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल हो, या तो मतलब माउंटेन्स पे, ट्रीज पे, या कोई भी ऑब्स्टिकल हो कितने भी दूर हो, 100+ मीटर दूर हो, तो उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको सेंसर्स के बारे में पता चल गया होगा, सेंसर्स कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो हम लोग का जो सेंसर्स वाली टॉपिक थी, इंट्रोडक्शन टू सेंसर, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू ड्रोन कम्युनिकेशन। अब ड्रोन कम्युनिकेशन क्या होता है, ड्रोन कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ड्रोन टेक्नोलॉजी सीखने में, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब देखिए, पहले कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग जानते हैं, मतलब कि किसी भी डाटा का ट्रांसफ़र करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग कहीं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि रिमोट से ड्रोन तक ट्रांसफ़र करना, ड्रोन से रिमोट तक ट्रांसफ़र करना। तो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। ड्रोन कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? ड्रोन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन ड्रोन और एक्सटर्नल सिस्टम। मतलब वही ड्रोन और रिमोट के बीच में, ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल, ग्राउंड स्टेशन के बीच में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ये क्लियर हुआ? जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, नर्व होते हैं। नर्व क्या करते हैं? ब्लड को, न्यूट्रिशन को, जो भी हमारे बेनिफिट के जो भी लिक्विड होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। बस वही ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे ड्रोन में भी वही कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। ड्रोन में नर्व नहीं होते हैं, ड्रोन में वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें ना वायर के हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं किसी भी चीज़ के। तो वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें हम लोग, क्या-क्या कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। अब अगर हम लोग का कंपोनेंट मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बिना विदाउट कम्युनिकेशन के ड्रोन जो है वो कंट्रोल में हमारे नहीं रहेगा, पायलट के कंट्रोल में नहीं रहेगा। लाइव वीडियो नहीं हम लोग देख पाएंगे उस पर, कोई भी ऑटोनोमस मिशन नहीं कर पाएंगे। सेफ्टी है ही नहीं अब उसमें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है बटन के थ्रू। उसमें हम लोग कोई भी डाटा मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, फ्लाइट डाटा। तो इसलिए हम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हम लोग ने हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी पार्ट थे, मतलब ऑल पार्ट जो भी ड्रोन में यूज हो रहे हैं, छोटे छोटे सेंसर से लेके काफ़ी बड़े माइक्रो कंट्रोलर तक, फ्लाइट कंट्रोलर तक, वो हम लोग ने पढ़ लिए हैं। पर अब हम लोग को कनेक्ट करना है सबको, सब चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करना है वायरलेसली। वो कैसे होगा? वो कम्युनिकेशन से होता है। कम्युनिकेशन के हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। 3 टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन। लिंक, कम्युनिकेशन लिंक 3 टाइप के होते हैं। लिंक मतलब पाथ होता है। तो पहला होता है कंट्रोल लिंक। कंट्रोल लिंक किसके किसके बीच में होता है? वो होता है पायलट और ड्रोन के बीच में। पायलट जो भी कमांड देता है ड्रोन को, वो पायलट से रिमोट से ड्रोन तक जाता है। अब हम लोग क्या क्या कमांड देते हैं, कमांड भी हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग ने कुछ फ्लाइट मूवमेंट्स पढ़े थे, रोल, पिच, याव, थ्रॉटल। वो सब कमांड हम लोग रिमोट से देते हैं, वो हम लोग के ऊपर आता है, ऑपरेट हम लोग करते हैं। तो वो जो कमांड होता है वो कैसे जाता है मतलब कि कैसे ड्रोन तक जाता है, फ्लाइट कंट्रोलर को कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कंट्रोल लिंक से। अभी हम लोग आरसी लिंक पढ़ेंगे, वो कंट्रोल लिंक से पता चलता है। अब सेम, जब डाटा कोई ड्रोन ले रहा है, मान लीजिए कोई सेंसर उसमें लगा है, कैमरा लगा है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, कैमरा अगर लगा है तो कैमरा से वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब रिकॉर्ड किया, वो डाटा लिया, कोई भी रिकॉर्डिंग कर लिया, अब उसको भेजना तो है रिमोट कंट्रोल के थ्रू। यहाँ पे रिमोट कंट्रोलर या तो ग्राउंड स्टेशन पे भेजना पड़ेगा। अब वो कैसे वो सेंड करता है? बस वो टेलीमेट्री लिंक के थ्रू सेंड करता है, इस बात के थ्रू। और सब भी डाटा जो होते हैं, जैसे कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, जीपीएस कोऑर्डिनेशन क्या है, ये सब जब आपको पता रहेगा, ड्रोन से आपको रिमोट कंट्रोल तक आपको आना चाहिए डाटा। वो किसके थ्रू आता है? टेलीमेट्री लिंक के थ्रू। वीडियो लिंक क्या होता है? वीडियो लिंक आपका सेम, अभी मैंने बताया कि जो भी डाटा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग या तो फोटोग्राफी आपका हो रहा है, वो सब आप एफपीवी ट्रेसिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू, वीडियो लिंक के थ्रू आता है आपके रिमोट पर। अब आपको तीनों जो भी लिंक है वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब थोड़ा सा विजुलाइज करा देंगे अभी। हाँ, अभी देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको विजुलाइज करेंगे खुद से। रेडियो कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए, जो हम लोग का कंट्रोल लिंक था वो रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम लोग कोई भी डाटा, जो भी कोई भी सिग्नल, कोई भी रिमोट कंट्रोल में अगर हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो जाएगा आपके ड्रोन तक, तो उसको हम लोग रेडियो कंट्रोलर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? रेडियो ट्रांसमीटर एक होता है जो कि रिमोट में लगा होता है। रेडियो रिसीवर होता है जो कि फ्लाइट कंट्रोलर के लगा होता है। फ्लाइट कंट्रोलर हम लोग को चाहिए, और एंटीना चाहिए। तो आज ड्रोन और कंज्यूमर ड्रोन और प्रोफेशनल ड्रोन की यहाँ रेंज लिखी गई है, कितने दूर तक हम लोग डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिख रहे होंगे, कुछ कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे जो भी हम लोग ने डिस्कस किया थियोरेटिकल। सबसे पहले कमांड लिंक या कंट्रोल लिंक। कंट्रोल लिंक क्या हो रहा है, किस टाइप को जा रहा है? वो आपके रिमोट से होके जा रहा है ड्रोन तक, ठीक है। यही सब आपके जो थ्रोटल, पिच, याव, रोल, ये सब जो आप कमांड है वो पायलट देता है।
अब जो ड्रोन तक चला गया, पायलट से ड्रोन तक, ये कंट्रोल सिग्नल के जाता है। फिर आता है आपका ड्रोन से जो जो डाटा होता है, ड्रोन में देखिए क्या क्या डाटा होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं, मतलब इतने आपके कुछ कॉमन डाटा होते हैं। ये आपका टेलीमेट्री लिंक के थ्रू वापस जाता है रिमोट पे, और यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे ये चीज़ शो होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम लोग का आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड। अब कुछ फ्रिक्वेंसी पे ये चलती है जिस पे आपको बहुत ही ईजी होगा उसको कनेक्ट करने में। अब देखिए कॉमन फ्रिक्वेंसी क्या होता है, कॉमन कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड और 5.8 गीगाहर्ट्ज बैंड। अब 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड हम लोग कब यूज करते हैं, जब ये हम लोग लॉन्ग रेंज के लिए करते हैं, और इसकी डिसएडवांटेज भी है, मोर इंटरप्रेटेड या मोर इंटरफेरेंस हो गया, या तो क्राउडेड स्पेक्ट्रम हो गया। मोर इंटरफेरेंस मतलब कि बहुत सारे जो अलग अलग डिवाइसेस है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे यूज होती है, तो इससे हमको थोड़ा सा बचाना पड़ता है और इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है। अब 5.8 गीगाहर्ट्ज पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, पर ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, क्योंकि जब हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम लोग का टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है हम लोग का, तो ये बस यही सेम है। अब यूजेस भी हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन हम लोग ड्रोन्स में 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं। 5.8 गीगाहर्ट्ज हम लोग एफपीवी वीडियो सिस्टम में करते हैं, क्योंकि वीडियो सिस्टम हम लोग फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं करते हैं, कुछ रेंज रहता है, लिमिटेड रेंज, वहाँ तक हम लोग करते हैं और डाटा आराम से सेंड हो जाता है, तो हमको फास्ट डाटा ट्रांसफ़र चाहिए होता है, इसलिए हम लोग 5.8 गीगाहर्ट्ज पे यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं टेलीमेट्री सिस्टम। आई होप कि आपको जो भी आरसी यानी कि रेडियो कंट्रोल कम्युनिकेशन था वो आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरा पार्ट है हम लोग का टेलीमेट्री सिस्टम। तो टेलीमेट्री क्या होता है, टेलीमेट्री मीन्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिटर ऑफ फ्लाइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ड्रोन टू ग्राउंड स्टेशन। वही जस्ट उसका अपोजिट, टेलीमेट्री लिंक में हम लोग ने जैसे पढ़ा वही सेम चीज़ इसमें भी है। क्या क्या डाटा सेंड करता है ड्रोन से, बैटरी स्टेटस, जीपीएस, एल्टीट्यूड, स्पीड, फ्लाइट कंट्रोल स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ, मोटर स्ट्रेंथ, ये सारी जो डाटा जो ड्रोन रीड कर रहा है, जो ड्रोन अपडेट हो रहा है रियल टाइम से, वो आपको डाटा सेंड करता है रिमोट पर। और टेलीमेट्री लिंक पे ये जो दो डिवाइस हैं ये यूज होते हैं आपके, और ये आपके एंटीनाज होते हैं, ये दो एंटीनाज हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है टेलीमेट्री कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर क्या होता है अभी हम लोग ने बहुत ही डिटेल्ड में देखा है। कुछ कॉमन टेलीमेट्री लिंक मैं हार्डवेयर बता देता हूँ। 433 मेगाहर्ट्ज मॉड्यूल होता है, 915 मेगाहर्ट्ज मॉड्यूल होता है। ये सब आप अलग अलग यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग ड्रोन्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। 4G 5G ऑफ टेलीमेट्री अभी बहुत ज़्यादा वो मतलब अच्छे क्वालिटी में आ गया, मतलब अच्छे रेंज के साथ आता है। इसका अल्टीमेट रेंज होता है, अनलिमिटेड रेंज होता है। अनलिमिटेड का मतलब है कि आप कहीं पे भी हैं, अगर 4G 5G कनेक्शन है वहाँ पे, तो आराम से आप उस ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। 433 बहुत ही बेसिक है, बेटर रेंज होता है, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है दूसरे डिवाइसेस का, तो आप इसको यूज कर सकते हैं 433। लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको एक ड्रोन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज, मतलब किस किस टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करने चाहिए जो कि आप इजीली एक ड्रोन बना सकें। अब एफपीवी मैंने तीन लिंक बताए थे, एक तो आपका कंट्रोल लिंक, दूसरा टेलीमेट्री लिंक, और तीसरा एफपीवी मतलब जो वीडियो लिंक होते हैं। तो वीडियो लिंक पे एफपीवी, फर्स्ट पर्सन व्यू कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग डाटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो एफपीवी इनेबल्स पायलट टू सी, मतलब कि एफपीवी जो होता है वो क्या इनेबल करता है, जो कि एक टाइप का उसके के जो कैमराज लगे होते हैं वो रियल टाइम डाटा आपको शो करता रहता है आपके रिमोट के डिस्प्ले पर। बस यही सेम जो हम लोग का एप्लीकेशन था यही था। कंपोनेंट वही, कैमरा, वीडियो ट्रांसमीटर, वीडियो रिसीवर, एफपीवी गॉगल्स यानी जो लेंसेज होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें यूज होती है। बेटर नेविगेशन होती है, प्रिसाइज फ्लाइंग होती है, इमर्सिव मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जब सामने देख पा रहे हैं कि ड्रोन के सामने क्या आ रहा है तो आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी जो भी चीज़ें आ रही है अल्ट्रासोनिक सेंसर जो रीड कर रही हैं उसके बिना। तो ये आपको कुछ विजुअलाइज करा देगा कि हाँ ड्रोन के सामने क्या आ रहा है, कैसे हम लोग उसको ऑपरेट करते होंगे। एफपीवी का काम क्या है, एफपीवी व्यू क्या होता है, एफपीवी व्यू यही होता है जो कि आपके रिमोट कर पे डिस्प्ले पे दिख रहा है। ओके, अब हम लोग प्रोटोकॉल्स पे आते हैं। हम लोग ने कम्युनिकेशन लिंक पढ़ा, कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा कि कैसे कम्युनिकेशन किस हार्डवेयर का कनेक्ट करने से किस फ्रिक्वेंसी पे वो यूज होते हैं। हम लोग कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये सेट होता है रूल्स का। अब कोई भी कहीं पे भी आप अगर प्रोटोकॉल सुनते हैं
तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कुछ रूल्स का सेट होता है, कुछ रूल्स को हम लोग बनाते हैं, एक सीट में कन्वर्ट करते हैं। उसका मतलब है कि वो अगर प्रोटोकॉल लागू हो रहा है, वो प्रोटोकॉल अगर लग रहा है, तो ये सब रूल फॉलो होने चाहिए। वही सेम कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है कि अगर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में ये रूल है, इस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे डाटा जाएगा, क्या प्राइवेसी है, कहाँ है, मतलब कि किस डिवाइस में डाटा जाना चाहिए, किस डिवाइस में नहीं जाना चाहिए, वो सारे एक प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोटोकॉल यूज क्यों होते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी है। एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है, एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, हम अपने डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं, तो उस पे जो डाटा है वो एरर नहीं आएगी उस पे, और दूसरे जो डाटा जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। फास्ट प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि और कहीं जा नहीं रहा डाटा, तो सेम बस रिसीवर से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ही बच जाएगी। डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी, सब डिवाइस के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, सब कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब नहीं होती, जो भी हम लोग ने पीछे देखा है। कुछ टाइप के प्रोटोकॉल्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पी डब्ल्यू एम बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है। पी डब्ल्यू एम प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो भी ट्रांसमिटेड डाटा होता है उसको पल्स विथ वेरिएशन से ये टैकल करता है, सेंड करता है। पल्स विथ वेरिएशन क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पल्स विथ, सेम। अब पल्स विड्थ का मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ तक कुछ डाटा गया, फिर इसको ये मेजर करता है, उसके अकॉर्डिंग सिग्नल इस पे कन्वर्ट करके तब सेंड करता है डाटा। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस ये समझ लीजिए कि आपको पल्स विड्थ पे कन्वर्ट करता है कोई भी सिग्नल को, फिर उसके बाद वो डाटा ट्रांसफ़र करता है कमांड को। ये पुराने समय पे ये कम्युनिकेशन यूज होते थे, तो वैसे भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पर आपको पता होना चाहिए एज अ ड्रोन इंजीनियर, एज अ ड्रोन स्टूडेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये एक वायर पर चैनल था, फॉर सिंगल वायर पर चैनल। एक चैनल पे एक वायर यूज होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ढेर सारे चैनल्स बनाने हैं तो आपको ज़्यादा वायर्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी मेसी हजार्ड्स होते थे, स्लो रिस्पॉन्स भी होता था इसमें। अब देखिए पीपीएम आया और एस बस आया, ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन था, पीपीएम और एस बस। पीपीएम मतलब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये उसी का अपडेट करके पीडब्ल्यूएम को अपडेट करके बनाया गया। अब इसमें क्या हुआ पीपीएम में कि ज़्यादातर चैनल, मतलब मल्टीपल चैनल इन वन वायर, अब एक वायर में ज़्यादा चैनल यूज हो रहे हैं, 4 5 6 8 ऐसे चैनल। इसमें भी यही दिक्कत थी कि जो मॉडर्न अभी प्रोटोकॉल्स है उससे धीमा डाटा जो है ट्रांसफ़र कर रहा था। फिर आया आपका एस बस प्रोटोकॉल्स। ये एक प्रोटोकॉल्स अलग अलग कंपनियां अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोटोकॉल बनाती हैं। जैसे अब आया एस बस जो है वो हमारा 16 चैनल एक वायर में है, मतलब कि अगर हम पी डब्ल्यू एम में यूज कर रहे थे तो वो आपका 16 वायर मतलब 16 चैनल के लिए आपको 16 वायर यूज होता, पर इसमें 16 चैनल के लिए एक ही वायर यूज हो रहा है, तो हार्डवेयर कम हुआ, वायर्स कम यूज होंगे। फिर ऐसे सी आर एस एफ एंड एल मतलब ई एल आर एस, ये क्या होता है, क्रॉस फायर प्रोटोकॉल, एक्सप्रेस एल आर एस, तो ये सब भी सेम अपडेटेड वर्जन है। एफ पी वी ड्रोन के लिए हम लोग क्रॉस फायर प्रोटोकॉल यूज करते थे, क्योंकि लॉन्ग रेंज के लिए लॉन्ग लेटेंसी, लॉन्ग रिलायबल होते थे, हाई रिलायबल होती थी। वैसे ही ई एल आर एस क्या होता है, ओपन सोर्स है, वेरी लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है, अल्ट्रा अल्ट्रा लो लेटेंसी होती है, लो कॉस्ट होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, सबसे पहले वो ओपन सोर्स हो, फ्री हो, फिर उसके बाद आपको जो भी डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, फास्ट हो रहा है, हाई एफिशिएंसी है कि नहीं, वो आप अपने से देख सकते हैं। मैवलिंग प्रोटोकॉल, माइक्रो एयर व्हीकल लिंक। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है, किसके किसके बीच में, ड्रोन्स के ग्राउंड स्टेशन और कंपेनियन कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, डाटा जो है ट्रांसफ़र करता है, टेलीमेट्री ट्रांसफ़र होता है, कमांड एग्जीक्यूशन होता है। ये पी एक्स फोर ऑर्डर पायलट में यूज होता है। अब पी एक्स फोर ऑर्डर पायलट क्या होता है, ये भी हम लोग जब सॉफ्टवेयर वाला पार्ट्स पे जाएंगे, लास्ट पार्ट जो हम लोग का है इंस्टॉल करेंगे जब हम लोग सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप अच्छे से इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो हम लोग का कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है।
अब हम लोग आ गए ड्रोन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो हार्डवेयर से होते हैं, हार्डवेयर आप अगर आपने बना लिया तो उसको सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्ट करें, कैसे मॉनिटर करें, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसमें फेच करें हर सेंसर्स को, अलग अलग सेंसर्स को, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो ड्रोन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग का लेयर होता है हार्डवेयर लेयर, जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है ड्रोन स्ट्रक्चर का, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का लेयर होता है हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर में हम लोग के वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं, वो सारे हार्डवेयर्स आते हैं जो कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए हैं। अब हम लोग का उसके बाद जो सेटअप आता है वो आता है फर्मवेयर सेटअप। फर्मवेयर सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, फर्मवेयर होता क्या है, उसके कितने टाइप हैं, ऑटो पायलट, PX4, बेटा फ्लाइट हम लोग कब यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आता है ग्राउंड कंट्रोल। ये सारी चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ग्राउंड कंट्रोल क्या होता है कि उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मिशन प्लानर होता है, क्यों ग्राउंड कंट्रोल होता है, ये सब एक वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग का यूजर लेयर होता है। यूजर लेयर क्या होता है कि जो कि पायलट कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई मिशन प्लान कर रहा है, कोई GS मतलब ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो ऑपरेटर है। मतलब आप एक ऊपर पर समझ पा रहे होंगे कि हार्डवेयर लेयर हम लोग का सबसे पहले स्टार्ट होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उसको हम लोग फर्मवेयर यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ग्राउंड कंट्रोल यूज करते हैं, फिर यूजर लेयर मतलब कनेक्ट होता है। इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं। अब कैसे होता है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, जब पायलट कोई भी सिग्नल दे रहा होगा, थ्रोटल सिग्नल, जब कोई भी ऑपरेशन करने की वो सोच रहा होगा, तब वो कोई बटन को या तो जॉयस्टिक को वो ऑपरेट करेगा, मतलब एंगल चेंज करेगा, रोटेट करेगा, पुश करेगा। उससे क्या होता है, जो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, मतलब ग्राउंड कंट्रोल जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, पूरा टेलीमेट्री जो भी सिग्नल्स होते हैं वो फ्लाइट कंट्रोलर को देता है। ग्राउंड कंट्रोलर मतलब सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा ग्राउंड कंट्रोलर सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिसपे हम लोग सारे जो ड्रोन के ऑपरेशंस है, उसके पैरामीटर्स है, उसकी रीडिंग्स है, सेंसर के कनेक्शन, सारे फेचिंग, हम लोग सारी चीज़ें ग्राउंड कंट्रोल पर देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का टेलीमेट्री आता है, मतलब कि ग्राउंड कंट्रोलर से भी हम लोग सिग्नल जो देते हैं टेलीमेट्री लाइन के थ्रू, हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। टेलीमेट्री लाइन के थ्रू हम लोग देते हैं फ्लाइट कंट्रोलर को। फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है, अब फ्लाइट कंट्रोलर वो सारी चीज़ें ऑपरेट करता है, मतलब प्रोसेस करता है। अब फ्लाइट कंट्रोलर में हम लोग कुछ कोडिंग किए जाते हैं, कोई फर्मवेयर होता है उसमें, फर्मवेयर हमको लोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है, वो होता है हम लोग का ऑटो पायलट या तो PX4, जिस टाइप का फर्मवेयर आपको चाहिए यूज़ करने के लिए वो आप यूज़ करते हैं उसमें। फिर उसके बाद वो ESC को देता है, ESC मोटर को देता है। आई होप कि आपको फर्मवेयर और ग्राउंड कंट्रोल का जो रिलेशन है वो पूरे सिस्टम के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं फ्लाइट कंट्रोलर फर्मवेयर पे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्मवेयर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन मतलब सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। फर्मवेयर इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इनसाइड द फ्लाइट कंट्रोलर। इट एक्ट एज ए ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट इट नो ड्रोन कैन फ्लाई और स्टेबलाइज। मतलब इसका समझिए क्या होता है। फर्मवेयर जो होता है वो एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप ऑर्डिनो या तो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर में कोई कोडिंग करते हैं या तो कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे ही इसमें होता है कि फर्मवेयर जो होता है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ड्रोन का, जिसके बिना ड्रोन नहीं उड़ सकता या तो स्टेबलाइज नहीं रह सकता, दोनों काम नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग एक सॉफ्टवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर, फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर, जिससे वो क्या करता है, फेचिंग करता है सारी चीज़ को, सारे डाटा को सेंस करता है, वो उसके अकॉर्डिंग बना ही है। अब हम लोग के मार्केट में कुछ ज़्यादा मतलब कुछ टाइप के फर्मवेयर अवेलेबल है, जैसे ऑटो पायलट, PX4, बीटा फ्लाइट, INAV। अब ये किस किस चीज़ के लिए यूज होता है, हम लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं। ऑटो पायलट हम लोग अभी देखेंगे, PX4 देखेंगे, बीटा फ्लाइट और INAV उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो हम लोग बस ऑटो पायलट और PX4 के बारे में देखेंगे अभी। अब देखिए फ्लाइट कंट्रोलर फर्मवेयर में होता क्या है, क्या क्या वर्क होते हैं इसके। सबसे पहले वो स्टेबलाइज कर देता है, बैलेंस बना के रखता है रियल टाइम से। नेविगेट करने के लिए यूज आता है, GPS को कोऑर्डिनेट करता है उसको। सेंसर सारे उसमें फ्यूज होते हैं, मतलब सेंसर सारे यूज होते हैं, सारे कनेक्ट होते हैं उसमें, कैलिब्रेट होते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है कैलकुलेट करता है सारी चीज़ें, मोटर की स्पीड हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस करना रहता है वो सब चीज़ें। मिशन एक्सेस,
एग्जीक्यूट। मिशन एग्जीक्यूट क्या होता है कि जब प्री प्लान्ड मिशन हम लोग उस पर सेट कर देते हैं, फिर उसको ऑटोनोमस मोड पे ऑन कर देते हैं, तो वो उसी पॉइंट पे उसी वे से हम लोग का वो ऑपरेट होता है ड्रोन। आई होप कि आपको फर्मवेयर क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर पायलट, जो कि एक फर्मवेयर है। ये क्या है, बहुत ही एडवांस ओपन सोर्स है और फ्री भी है। order.orderpilot.org पे ये अवेलेबल भी आपका हो जाएगा। इसके जो फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑटोनोमस फ्लाइट भी ये अवेलेबल कराता है। फिर उसके बाद जीपीएस नेविगेशन भी, वे पॉइंट मिशन, ये सारी चीज़ें करता है। रिटर्न टू होम भी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। जियो फेंसिंग भी होती है। अरे ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इसको हम लोग सेटअप करना भी सीखेंगे लास्ट तक, एंड ऑफ द लेक्चर। अब हम लोग को ये भी देखना होता है कि अगर कोई फर्मवेयर है तो वो किस किस, जैसे कि हम लोग कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स हम लोग अवेलेबल हैं, तो हर ड्रोन में ये यूज़ होता है। जैसे कि कॉप्टर हो गया, जैसे हेक्साकॉप्टर हो गया, ये सारी चीज़ों पे क्वाड्राकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, ये सब में यूज होता है। फिर प्लेन में भी होता है, रोवर में भी होता है, बोट में, सबमरीन में ये सारी चीज़ों में यूज होता है। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। रेगुलर अपडेट भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रूवन भी है, तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं है। तो आई होप कि आपको ऑडियो पायलट का थोड़ा सा ओवरव्यू लग गया होगा कि ऑडियो पायलट होता क्या है। अब हम लोग जस्ट इसका दूसरा टाइप का फर्मवेयर, PX4 फ्लाइट। PX4 फ्लाइट क्या होता है, ये होता है एक प्रोफेशनल ग्रेड का ओपन सोर्स है, जो कि कॉमर्शियल यूएवीज में यूज होता है। कैसे यूज होता है वो भी हम लोग अभी देख रहे हैं। तो मॉडुलर आर्किटेक्चर इसका यूज, मतलब कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी मॉडर्न है। सॉर्म टेक्नोलॉजी पे यूज होता है, एडवांस नेविगेशन पे यूज है, रॉस कंपेटिबिलिटी होती है इसके अंदर, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसके अंदर, एडवांस एआई होती है। तो अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे हमको यूज क्या करना है। PX4 और ऑर्डर पैलेट। PX4 क्या होता है, क्लीनर कोड बेस होता है। मतलब क्लीनर कोड मतलब कि सारे जो कोड्स होते हैं वो एकदम सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं। बेटर रिसर्च सपोर्ट, अगर आपको कुछ रिसर्च करने, कोई सेंसर से रीडिंग लेनी है, बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही रीडिंग लेनी है, तो ये वेरिएशंस अच्छी खासी देती है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के लिए ये यूज होता है। सपोर्ट्स एआई इंटीग्रेशन भी इसमें सपोर्ट करता है। ऑटो पायलट में क्या होता है, मोर फ्लाइट फीचर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे फ्लाइट फीचर्स होते हैं अलग अलग, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या ऑप्शन हम लोग के पास रहते हैं। फिर उसके बाद लार्ज कम्युनिटी इसको यूज करती है। मोर व्हीकल टाइप, मतलब कि अलग अलग टाइप पे हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग यूएवीज पे हम लोग इसको यूज करते हैं। यूएवीज को छोड़िए आप लोग, सबमरीन पे भी हम लोग इसको, बोट पे यूज करते हैं। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इस पे यूज होता है, मतलब कि प्रोवाइड होता है। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है, अब देखिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था क्या होता है, सेम वही वर्क है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर क्या होता है, जो कि फ्लाइट कंट्रोलर में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, किसके लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, जो भी प्रोसेस होती हैं वो सारी चीज़ें करने के लिए। एक तरफ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फॉर्मवेयर का। अब हम लोग आते हैं ग्राउंड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या होता है कि जब कोई पायलट कोई भी ऑपरेशन कर रहा होगा तो उसको ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे से ऑपरेट करेगा। पायलट डायरेक्ट फ्लाइट कंट्रोलर को नहीं कमांड दे सकता। पायलट जो होगा वो ग्राउंड कंट्रोलर पे उसकी सारी डाटा शो होती है, वो वहाँ से फेच होता है जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है, फिर हम लोग वहाँ से डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं। ग्राउंड कंट्रोलर एक डाटा, मतलब एक यूजर इंटरफेस होता है जिस पे सारी चीज़ें दिखती होती हैं, दिख रही होती हैं। इसमें हम लोग मिशन प्लानिंग कर सकते हैं, पैरामीटर यूज भी हम लोग कर सकते हैं इस पे। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि सेंसर्स कैलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंसर्स कैलिब्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं। फिर टेलीमेट्री मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। टेलीमेट्री मॉनिटरिंग आई होप कि आपको याद होगा, जैसे हम लोग ने पिछले पिछले लाइव सेशन में हम लोग ने बताया था। फिर उसके बाद डाटा लॉगिंग हो गया, हम लोग यूज करते हैं। सेफ्टी एंड फेल सेफ क्या होता है, अभी लास्ट में हम लोग के रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा आपके। अब हम लोग आ जाते हैं मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर पे। हम लोग को ये पता चल गया कि फॉर्मवेयर क्या होता है, हम लोग को ये भी पता चल गया दो टाइप के फॉर्मवेयर हम लोग ने डिस्कस भी किए, उसके बीच के कंपैरिजन भी किए। फिर उसके बाद हम लोग ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी देखा। अब उसका हम लोग मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर देखते हैं। मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जस्ट ग्राउंड, जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है वो दो टाइप के हम लोग देखेंगे अभी। एक तो मिशन प्लानर, यहाँ पे आपके नीचे लिखा होगा देखिए यहाँ पे। एक आपका मिशन प्लानर जो कि ऑटो पायलट के लिए कंपेटिबल है, और दूसरा है क्यू ग्राउंड कंट्रोल जो कि PX4 के लिए कंपेटिबल है। ठीक है, तो पहले हम लोग मिशन प्लानर देख लेते हैं। मिशन प्लानर प्लानर होता क्या है, ये
सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे ऑटो पायलट यूज होता है वैसे ही मिशन प्लानर भी यूज होता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के लिए। अब इसको इंस्टॉल करना अभी देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो एक ऊपर से ओवरव्यू आप ले लीजिए कि सबसे पहले हम लोग फर्मवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर लाइव डाटा मॉनिटरिंग करते हैं, किसके जरिए सबको पहले फेच करेंगे, फिर उसके बाद मिशन प्लानिंग करेंगे, फिर पैरामीटर टर्निंग पीआईडी। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राउंड कंट्रोल QGC। ये PX4 के लिए कंपेटिबल है एज वी नो। इसमें भी सेम हम लोग मिशन प्लानिंग करते हैं, व्हीकल मॉनिटरिंग करते हैं, लाइव डेटाबेस इसमें मिलता है, हेल्थ पैरामीटर, ड्रोन हेल्थ पैरामीटर भी आपको इसमें प्रोवाइड होता है, क्योंकि एआई से ज़्यादा वो है, मतलब एआई इसमें ज़्यादा इम्ब्यूल्ड होता है। सेंसर्स कैलिब्रेशन भी हम लोग इसमें ईजिली कर सकते हैं। और बाकी जो जो विंडोज़ में सपोर्ट कर, मतलब जो जो सॉफ्टवेयर में ये सपोर्ट करती है, जो जो डिवाइस में ये सपोर्ट करती है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, ये सारी चीज़ों में ये सपोर्ट करती हैं। एंड्रॉयड में भी यूज होते हैं, मैक में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही मतलब यूजर फ्रेंडली है और सभी डिवाइसेस में कंपेटिबल यूज होती है। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं 4 पॉइंट। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर को हम लोग 2 पार्ट पढ़े हैं फर्मवेयर में, एक ऑर्डर पायलट, एक हम लोग पढ़े हैं आपका PX4। तो ऑर्डर पायलट हो गया और PX4 हो गया। ऑर्डर पायलट में क्या होता है सेम हम लोग को पता है, PX4 में भी पता है। और हम लोग ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में भी 2 टाइप पढ़े, एक आपका मिशन प्लानर हो गया और दूसरा आपका क्यू ग्राउंड कंट्रोल हो गया। अब हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है। अब इसमें से ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये भी होता है अल्टरनेट ऑप्शन। हम लोग जो पढ़ते हैं सबसे जो ईजी होता है, सबसे सिंपल होता है कनेक्ट करने के लिए, वो होता है ऑटो पायलट फर्मवेयर हम लोग यूज करते हैं, मिशन प्लानर हम लोग ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप PX4 के लिए आप क्यू ग्राउंड कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बस देख रहे हैं कि मिशन प्लानर यूज होगा ऑर्डर पायलट फर्मवेयर के लिए। कैसे होगा हम लोग पूरा इंस्टॉलेशन देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने इमेजेस ऐड किए हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे अपने में। सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 में होता है कि आपको मिशन प्लानर जो विंडोज़ के लिए है, आप अगर मैक में यूज कर लाइक मतलब लिनक्स में यूज करें तो अलग अलग उस पर सपोर्ट करता है, तो अलग अलग में आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करते हैं इसको। विंडोज़ पे किसी भी जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, जो भी आपके पास ब्राउज़र है, उस पर ओपन कर लीजिए। फिर उसके बाद ऐसा कुछ आपका इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको नीचे यहीं पे शो हो रहा होगा इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल कर लीजिए। वो आपका फाइल .msi पे सेव होगा। फिर उसके बाद आप उसको ओपन करिए, आप अपने विंडोज़ में सेटअप करिए, नेक्स्ट करिए, वहाँ पे आपका पूरा मतलब एक बार का सेटअप हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको जो भी ड्राइवर है सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग ड्राइवर लगती है, तो वो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यूएसबी ड्राइवर आई होप कि आप लोग मतलब इंस्टॉल कर लेंगे उसके जरिए स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद आप ओपन कर लीजिए मिशन प्लानर, थोड़ा सा वेट करिए, वो ओपन भी हो जाएगा। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। ये इंटरफेस देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे कई सारे कंट्रोलर्स हैं, यहाँ पे मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको ये पूरे मैप दिख रही होगी यहाँ पे आप पूरा ऑपरेशंस को सेटअप करते हैं। यहाँ पे आपके ऑपरेशन दिखते हैं कि सीधे चल रहे, कितने एंगल पे टिल्ट हो रहे हैं ये। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि अगर आपको कोई चीज़ सेटअप करनी है, अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मिशन प्लानर इंस्टॉल कर लिया। मिशन प्लानर जब हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया, तब हमको ऑर्डर पायलट की जो फर्मवेयर है वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेट सपोज कि हम लोग यूज कर रहे हैं क्वाड्रॉप्टर के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सेटअप का ऑप्शन यहाँ कहीं आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऑप्शंस का क्या मतलब है कि इतने टाइप के आप व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ऑटो पायलट के ब्रीफ में कि आप इसमें बहुत सारे व्हीकल्स मतलब कैलिब्रेट करता है, बहुत सारे व्हीकल्स पे ये सपोर्ट करता है। तो लेट सपोज कि हम लोग करते हैं किसके लिए, क्वाड्रॉप्टर के लिए। कोई भी कॉप्टर बना सकते हैं, प्लेन भी आप बना डिजाइन कर सकते हैं, उसको भी आप इस यहाँ से फेच कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी यहाँ से फेच कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप उसको क्वाड्रॉप्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ये पॉपअप आएगा, इसको यस कर देंगे तो आपका जो फेच है मतलब क्वाड्रॉप्टर है उस पर वो चीज़ इंस्टॉल्ड हो जाएगा। यूएसबी ड्राइवर, आई होप कि आप लोग ने समझ लिया होगा कि यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूएसबी ड्राइवर जब करेंगे तो आपके उसमें फॉर्मवेयर जो है वो आपके फ्लाइट कंट्रोलर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल हो गया
तब उसके बाद फिर से फ्लाइट कनेक्टर रिकनेक्ट करिए, उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से यूएसबी पोर्ट लगाइए। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे आपका कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ तीन चीज़ें यहाँ दिख रही होंगी, एक यहाँ कनेक्ट या डिस्कनेक्ट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे बॉड रेट दिख रहा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फेचिंग करने के लिए दिख रहा होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप कनेक्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट जब कर लेंगे तो आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो इससे फेच हो जाएगा। फेच होने के बाद क्या करें, अब हम लोग ने पूरी सेटअप कर ली है, फ्लाइट कंट्रोलर में भी इंस्टॉल कर लिया है, अपने डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल कर लिया, मतलब डिवाइस पे। फ्लाइट कंट्रोलर में क्या इंस्टॉल किया है, फ्लाइट कंट्रोलर में ऑटो पायलट के फॉर्मवेयर इंस्टॉल किया है। मतलब डेस्कटॉप पे क्या किया, मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। अब हम लोग आ जाते हैं जो 10 स्टेप है। हम लोग ने सब चीज़ें कनेक्ट तो कर ली है, मतलब सब चीज़ें डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया। अब हम फेच भी तो करना है, हमको अपने हिसाब से उसको जो जो चीज़ें कैलिब्रेट भी तो करनी है। उसमें कैसे हम लोग फेच करते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा मैंडेटरी हार्डवेयर सेटअप का। मैंडेटरी हार्डवेयर सेटअप पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ आ रही होंगी, जैसे फ्रेम टाइप पे आप सीधे सेलेक्ट करिए क्वाड्राकॉप्टर। फिर आ रहा होगा एक्सलेरेशन कैलिब्रेशन, एक्सलेरोमीटर को कैलिब्रेट करिए। फिर कंपास आ रहा होगा, कंपास को कैलिब्रेट करिए। फिर रेडियो आ रहा होगा, रेडियो को कैलिब्रेट कर लिए। अब जब इतने चीज़ को आप कैलिब्रेट कर लेंगे तो आपका जो सेंसर वाला काम होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आता है फ्लाइट मोड। अब मोड्स को भी आपको वो करना है, कंट्रोल करना है कि कितने मोड्स होने चाहिए। तो 6 मोड पे आप ऐसे ऐसे मोड को पोजीशन 1 पे स्टेबलाइज कर दीजिए, पोजीशन 2 पे होल्ड होल्ड कर दीजिए, फिर लॉट एयर कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप यूज करने लगेंगे तो आपको पता चलने लगेगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मोड कैसे कैसे होता है। और 5 पोजीशन पे ऑटो कर दिया, ऑटो मोड आपको जब चाहिए तो। अब हम लोग का लास्ट स्टेप जो है फेल सेफ सेटअप। फेल सेफ सेटअप क्यों होता है, क्योंकि इस पे जब आप रेंज से बाहर जाने लगता है उसकी एक लिमिट बनाई जाती है, एक बाउंडेशन बनाई जाती है कि इसके अंदर ही ये रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फेल सेफ से। फेल सेफ सेटअप भी करना होता है आपको। फेल सेफ सेटअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मोटर अगर आप स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो रिटर्न टू होम पे फीचर अवेलेबल करके आप तब वो ड्रोन को फ्लाई करें। उसके पहले जीपीएस एक बार चेक कर लीजिए कि जीपीएस वर्किंग पे है कि नहीं। मोटर टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसके पहले सारे प्रोपेलर्स को निकाल लीजिए। फिर उसके बाद मोटर्स को एक बार सारे थ्रोटल दे के, सारे सिग्नल्स दे के, लेफ्ट राइट करके सारी चेकअप कर लीजिए। फिर उसके बाद ईएससी एक बार कैलिब्रेट कर लीजिए, ईएससी कैलिब्रेशन चेकअप करिए। फिर उसके बाद एल्टीट्यूड आप सेटअप करिए कि कितने एल्टीट्यूड तक ये जाना चाहिए। मतलब हम रेंज लगते हैं 50 मीटर या 100 मीटर, तो उतना रेंज इसकी एल्टीट्यूड रहनी चाहिए स्टेबल रहने के लिए। फिर जियो फेंसिंग हम लोग करते हैं, जैसे 50 मीटर की डायमीटर पे हम लोग एक जियो फेंसिंग बना दिए। वो सारी चीज़ें आप इस पर सेटअप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, मुझे इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई होप नहीं पड़ेगी। तो हम लोग ने काफ़ी कुछ कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अभी पढ़ा पीछे कि कैसे क्या क्या कनेक्ट होते हैं, कैसे फिचिंग होती है। और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि कनेक्टिंग फ्लाइट कंट्रोलर। अभी हम लोग ने कहाँ देखा है कनेक्टिंग फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर जब हम लोग कनेक्ट कर रहे थे रिकनेक्ट करके, उसके बाद क्या क्या चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती है। यूएसबी से हम लोग पहले उसको कनेक्ट करते हैं। वायरलेस मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं, वाईफाई मॉड्यूल। ब्लूटूथ के शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेलीमेट्री रेडियो, इसमें हम लोग की जो हर्टेज है ये आपको बहुत ज़्यादा वो करनी है। टेलीमेट्री में 433 हर्टेज मेगा हर्टेज यूज होती है। फर्मवेयर अपलोड प्रोसेस, अभी हम लोग ने पीछे देखा कैसे कैसे अपलोड करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। एस्लेरोमीटर कैलिब्रेशन, अब जब हम लोग कैलिब्रेट करते हैं तो एस्लेरोमीटर आपको पता है क्या होता है। फिर उसके बाद कैलिब्रेट करने के लिए आपको लेवल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है वहाँ पे। अब कंपास कैलिब्रेशन भी आपके डैशबोर्ड पे इजीली शो हो जाएगा कि कैसे कैलिब्रेट होता है, कैसे उसको एक एक्यूरेसी पे लेकर जाना है। ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। अब कंपास कैलिब्रेट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए कि आपको हमेशा आउटडोर पे ओपन एरिया में आप उसको कैलिब्रेट करें, क्योंकि वो कनेक्ट करता है ना, आपका जीपीएस जो है वो कनेक्ट करेगा आपके जो भी सेटेलाइट्स है, तो उससे आपके लैंगिट्यूड लैटिट्यूड अच्छे से आती है। रेडियो कैलिब्रेशन भी आपको चैनल्स के थ्रू कनेक्ट करनी पड़ेगी, रोल, पिच, थ्रॉटल, यॉ, फ्लाइट मोड, कैमरा कंट्रोल, पे लोड, ये सब आपको किसी चैनल के थ्रू आप लोग उसको सेटअप कर सकते हैं इजीली। फिर फ्लाइट मोड्स भी आपको कब स्टेबल करना है, स्टेबलाइज होल्ड कब करना है, लॉट एयर, एयरटो, एलटीआर, रिटर्न टू होम वाली फीचर किस पे लगानी है, ये भी आपको फिक्स करना होगा वहीं पे। फेल सेफ कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही है
आपको जैसे कि बैटरी फेल हो रहा है तब आपको उसके लिए रिटर्न टू होम लगाना है, या तो रेडियो फेल से हो रहा है तब आपको रोवर इन प्लेस और आरटीएल करना पड़ेगा, रिटर्न टू होम। फिर आपके जब जीपीएस फेल से हो रहा है तब आपको स्विच करना पड़ेगा एल्टीट्यूड होल्ड पे। तो ये कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब अभी उतने डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप जब इसको यूज़ करने लगेंगे, जब आप अपने से एक बार यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग क्या चेंजेस करने पे क्या ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। ये हार्डवेयर का पार्ट है। टेलीमेट्री मॉड्यूलिंग मॉनिटरिंग, ये आपको खुद मॉनिटर करके एक बार चेक करना होगा टेलीमेट्री जब वो कनेक्ट कर लेंगे तो। मिशन प्लानिंग, मतलब मिशन प्लानिंग बहुत ही ऑटोमेट करने का वो जरिया है कि अगर आप किसी भी ड्रोन को ऑटोमेट करना चाहते हैं कि वो जाए उस फील्ड पे वर्क करे फिर वापस आ जाए, तो आपको ऐसा कुछ वे पॉइंट बनाना पड़ेगा, वे पॉइंट उस पर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर सर्वे एरिया करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर आप सर्वे के लिए बना रहे हो तो फिर रिटर्न टू होम फीचर करना पड़ेगा, फिर लैंड। तो ये क्या करेगा, अपने आप जाएगा उस जो आप वे पॉइंट मैप पे डिसाइड किए रहेंगे उस मैप पे थ्रू, उस वे के थ्रू जाता है, फिर वहाँ पे सर्वे करता है, फिर रिटर्न टू होम फीचर इसका अनलॉक हो जाता है तो वो रिटर्न टू होम आ जाता है, लैंड कर जाता है, सिंपल। डाटा लॉगिंग क्या होता है? डाटा लॉगिंग मतलब कि जो भी डाट पैरामीटर्स है, जो भी सेंसर्स के पैरामीटर है, जीपीएस के पैरामीटर्स है, जो भी डाटा, बैटरी स्टेटस, अल्टीट्यूड, फ्लाइट मोड, तो वो सारे जो डाटा हैं वो एक जगह पे स्टोर होते हैं। वो जगह पे जहाँ पे ये सब स्टोर होते हैं, जो भी ट्रबल शूट आती है उसको एनालाइज करते हैं, उसको फ्लाइट एनालाइज करते हैं, वो सब सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है कि क्रैशेस से बचाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये पूरा लेक्चर एंड अप हो चुका है। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया, चाहे वो इंट्रोडक्शन से लेके और फिर उसके बाद कंपोनेंट्स, एरोडायनेमिक, फिर उसके बाद सेंसर, और जो भी जीपीएस मॉडलिंग, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन, और उसके बाद लास्ट में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराना, सॉफ्टवेयर में फेच करना। तो आई होप कि आपको पूरी जो वीडियो है, लेक्चर है, वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको रिपीटेड देखिए, उस पॉइंट पे जाइए और एक अपने से ड्रोन जो है वो रेडी करिए। ड्रोन की किट जो है वो अभी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको, इन्फॉर्म आपके पास चली जाएगी इन्फॉर्मेशन कि किस टाइप के ड्रोन आपको अवेलेबल हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, किस क्लासेस के ड्रोन आपको अवेलेबल है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।